दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे कल्टीवेशन जॉनरा की सबसे डेंजरस और कंट्रोवर्शियल स्टोरी में से एक माना जाता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ना किसी को बचाता है ना जस्टिस के लिए लड़ता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, अपना फ़ायदा। इतना ज़्यादा ब्रूटल कैरेक्टर है, आगे देखना जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगा। इसका नाम है फेंग युआन, एक ऐसा आदमी जो 500 साल तक इस दुनिया में जीता रहा, हर तरह का बिट्रेयल, वॉर और ब्लड देख चुका है। फेंग युआन को सारी राइटियस सेक्ट और डीमन कल्टीवेटर्स ने घेर लिया है। सबको पता चल चुका है कि उसके पास स्प्रिंग ऑटोमन किकाडा नाम का एक लेजेंडरी गू है। वो इसका यूज़ करके 500 साल पीछे अपनी ही जवानी में लौट सकता है। इसलिए सब चिल्लाते हैं, फेंग युआन गू हमें दे दो। कोई उसे माफ़ करने के लिए नहीं आया, सब उस लेजेंडरी गू को लूटना चाहते हैं। एक एल्डर बोलता है, आज जितने भी सेक्ट है सब मिलकर स्प्रिंग ऑटोमन की कार्डा हासिल करेंगी। यानी नॉर्मली जो सेक्ट एक दूसरे के एनिमीज है वो भी फेंग युआन को मारने के लिए टेम्पररी अलायंस बना लेती है। इससे पता चलता है हमारा फेंग युआन कितना डेंजरस है। उसके बाद फेंग युआन एक ही वर्ड बोलता है, जस्टिस, और वो हंसता है क्योंकि उसने 500 साल तक ये दुनिया देखी है और वहाँ के लोग भी। इसलिए जस्टिस, गुड, इविल सब फेक है, जो स्ट्रॉन्ग है वही सही है। तुम लोग मेरे ट्रेजर के पीछे हो और क्राउड के चेहरे देखकर उसकी बात प्रूव भी हो जाती है। किसी को जस्टिस नहीं चाहिए, सबको किकाडा चाहिए। फेंग युआन का मानना है विक्ट्री और डिफीट, हीरो और विलन सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी हिस्ट्री सब भूल जाते हैं, सिर्फ रिजल्ट बचता है। ये रिवरेंट इंसैनिटी का कोर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं फेंग युआन ऑटोमन किकाडा को हाथ में उठाता है और कहता है, अगर तुम सबको इतना ही चाहिए तो ले लो। सबको लगता है वो सरेंडर कर रहा है, बट वो एक्चुअली में ट्रैप सेट कर रहा होता है। जैसे ही सब किकाडा लेने के लिए भागते हैं, बूम, मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कई कल्टीवेटर वहीं मारे जाते हैं। सब शॉक में, ट्रैप था। तभी फेंग युआन कहता है, मैंने डीमन पाथ चूज करके कभी रिग्रेट नहीं किया। यानी अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो वापस से वही डीमन पाथ चूज करेगा। इसी वजह से फर्स्ट चैप्टर का टाइटल इसी आइडिया पर बेस्ड है। एक्सप्लोजन के बाद वो हंसता है। सबको लगता है फेंग युआन मर गया, लेकिन असल में उसने स्प्रिंग ऑटोमन की कार्डा एक्टिवेट कर दी होती है। ये गू उसकी सोल और मेमोरीज को 500 साल पास्ट में भेज देता है और वहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं, लिखा आता है 500 साल पहले गुयू विलेज। वहाँ कोई आदमी कह रहा होता है, अनसेस्टर प्लीज ब्लेस अस, कृपया हमें इस साल अवेकनिंग सेरेमनी के लिए शुभकामनाएं दे और हमें बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल प्रदान करें। और हमें नेक्स्ट पैनल में पता चलता है, यह आदमी गुयू बो है। ये गुयू क्लैन का क्लैन लीडर है। सारे एल्डर उसके सामने झुककर बैठते हैं। वो बोलता है, हमारा क्लैन दोबारा मजबूत बनाने के लिए हमें इस साल एक जीनियस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। एक एल्डर बोलता है, कल एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है। ये सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछले 3 सालों से हमारे क्लैन में कोई जीनियस नहीं आया और पिछले कुछ सालों से हमारा क्लैन में कोई बड़ा जीनियस पैदा नहीं हुआ, इसलिए सब थोड़े टेंशन में है। दूसरा एल्डर बोलता है, बाई और सियोंग विलेज दोनों में कुछ टैलेंटेड जीनियस अपीयर हुए, स्पेशली वो बाई निंग बिंग। वो बाई विलेज से है। कोई उसका टैलेंट क्वाइट टेरिफाइंग है। इतने कम समय में 2 साल में उसने 3rd लेवल गू मास्टर अचीव कर लिया है और सारे यंग जनरेशन में वो इलीट पे है। तभी पहला एल्डर बोलता है, इवन कि एल्डर उसे इम्प्रेस करते हैं। इस साल कुछ चांसेस है अच्छे स्टूडेंट मिलने के। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, इसका क्या मतलब है? तभी पहला एल्डर बताता है, मैंने सुना है फेंग फैमिली में एक जीनियस है। उसने 3 मंथ की उम्र में बोलना एंड 4 मंथ की उम्र में चलना सीख लिया था। इसके अलावा वो 5 साल की उम्र में ही पोयम सुना सकता था। तभी वो सेकंड एल्डर बोलते हैं, मैंने सुना है उसने दी प्लम एंड रिवरसाइड सिटी नाम की एक पोयम भी लिखी है। ये दिखाने के लिए है कि फेंग जैंग के टैलेंट की खबर पूरे क्लैन में फैल चुकी है। सब बोलते हैं, अ ट्रू जीनियस। प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट काफ़ी पहले मर गए, तभी से उसके अंकल एंड आंट उसकी देखभाल कर रहे हैं। यानी फेंग जैंग एंड उसका भाई अनाथ है। दोनों अपने चाचा चाची के घर में रहते हैं। अब एल्डर को याद आता है फेंग फैमिली, उसमें एक और लड़का भी था, फेंग युआन। यहीं से डिस्कस फेंग जैंग से हटकर फेंग युआन पर आने लगती है। एल्डर बोलता है, अगर ये छोटा लड़का भी वैसे ही टैलेंट दिखाए तो ये हमारे क्लैन की उम्मीद बन सकते हैं। यहाँ एल्डर एक्चुअली फेंग युआन की बात कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि फेंग युआन कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। उसके अंदर 500 साल पुराने कल्टीवेटर की मेमोरीज है। यह बताते हुए वो खांसने लगते हैं। तभी पहला एल्डर बोलता है, सभी लोग बहुत देर हो रहा है, आप अच्छे से आराम करो। मैं चाहता हूँ कि कल आप सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तभी सेकंड एल्डर बोलते हैं, हालांकि मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कम्पीट जरूर करें, लेकिन ईमानदारी और सम्मान के साथ। कोई भी ट्रिक या ऐसी चालें नहीं चलेंगे जिससे सेक्ट में कोई दिक्कत आए। उम्मीद है यह बात साफ है। और इधर हमें सब लोग को गुस्से में दिखाया जाता है और वो सारे बोलते हैं, यस मास्टर। देन सारे लोग मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं और मास्टर विंडो पे खड़े होकर बारिश को देखने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं, बिल्कुल पेड़ के ताजे पत्तों के जैसे।
जैसे नई जनरेशन ही इस क्लैन का फ्यूचर है। और हमें एक ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रहा होता है एंड इधर एक बच्चा आईने के सामने अपने आप को देख रहा होता है और अपने आप को देख के हंसता है, हाँ, और भागते हुए जाकर विंडो ओपन करता है। तो हम फर्स्ट टाइम अपने मेन कैरेक्टर फेंग युआन को देखते हैं। वो बोलता है गुयू विलेज, ये 500 साल पहला है। किकाडा सच में काम कर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था ये फोर्सफुली यूज़ करने का, बट अच्छा हुआ ये कंप्लीट हो गया। वो बेकार मूव नहीं था। मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं सब चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इस मानवा का सबसे बेस्ट लाइन आने वाला है, तो मैं इसको एज इट इज़ बोलता हूँ ताकि आप लोग इसका रियल फील ले सको। देन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। फेंग युआन बोलता है, माउंटेन पाथ बिफोर मी लूम अनयील्डिंग एंड ट्रू एज आई embark once more on the journey anew. My life's work, my achievement, nearly all are gone, yet still my heart yearns toward the heavens beyond. No matter how hard, no matter how dangerous, I am on the path again with no regrets. अब मैं इसको समझाता हूँ। मेरे सामने फिर से मुश्किलों से भरा रास्ता खड़ा है, लेकिन मैं दोबारा इस सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी की सारी मेहनत और सारी अचीवमेंट लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ा चुका हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितना भी डेंजर हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं दोबारा इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है ऐसी दुनिया में। दुनिया मतलब गू वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है रिवर ऑफ टाइम का। ये नॉर्मल नदी नहीं है, ये पूरे संसार का टाइम रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे वर्ल्ड में सब लोग टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही गू वर्ल्ड में सब कुछ रिवर ऑफ टाइम के फ्लो के साथ चलता है, इसलिए इसको टाइम रिवर बोलते हैं। ये किकाडा मतलब स्प्रिंग ऑटोमन किकाडा, ये एक बहुत रेयर इमोर्टल गू है। इसकी स्पेशल पावर यूजर की कॉन्शियसनेस या मेमोरीज को पास में भेज सकती है। ध्यान देना, ये बॉडी को पास में नहीं भेजती, सिर्फ मेमोरीज। इसलिए फेंग युआन 500 साल पुराना दिमाग उसके 15 साल के बॉडी में आ गया है। नदी का पानी नॉर्मली नीचे जाता है, पास में जाना उसका मतलब फ्लो के अपोजिट जाना, इसलिए ऑथर ने बोला है बैक अपस्ट्रीम। ये एक मेटाफॉर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, ये पुअर बच्चे सिर्फ 3 साल के ही हैं एंड इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि इनके अंकल एंड आंट इनके साथ हैं और वे ख्याल रख सकते हैं। इधर फेंग युआन का बड़ा वर्जन सोच रहा होता है ये मेरे कुछ मेमोरीज है टाइम रिवर के, और इधर अंकल बोल रहे होते हैं रोना बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं, ये हमारे क्लैन का ऑनर है, आज से हम तुम्हारे फैमिली है। और नेक्स्ट पैनल में देखते हैं फेंग युआन के अंकल उसको मार रहे होते हैं और बोलते हैं तुमसे किसने कहा था बिना पूछे खाने को, तुमने किसकी परमिशन ली, ये गलती दोबारा करोगे, आंसर दो। इधर फेंग युआन रोकर बोलता है अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा नहीं करूँगा, बिग ब्रदर हेल्प मी। और इधर उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है आंट प्लीज़ अंकल को बोलो ना बंद करने को, मेरे भाई को पता चल गया है ये गलत है, उसने माफ़ी मांग लिया है। इधर आंटी हंस रही होती है। इधर फेंग युआन डरा हुआ सो जाता है और बड़ा वाला फेंग का वर्जन उसे देख रहा होता है और कहता है ये लोग मुझे डॉग से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, अगर मुझे बेटर लाइफ चाहिए तो अब मुझे पिछले लाइफ का नॉलेज यूज़ करना चाहिए ताकि लोग मुझे टैलेंटेड समझे। फेंग युआन खुद शॉक हो गया क्योंकि अभी उसने अपनी फ्यूचर वाली लाइफ को दैट रैलम बोल दिया, जैसे वो अलग दुनिया हो। उसको रियलाइजेशन होता है अरे वो मेरी ही लाइफ थी। तभी सबके सामने जाकर वो एक पोयम बोलता है, येलो रिवर राइसेस फ्रॉम हेवन। सब लोग जीनियस बोल देते हैं, वेट दिस पोयम। अब उसको याद आता है ये तो मेरी फ्यूचर वाली पोयम है, मतलब टाइमलाइन चेंज हो गई है। अब असली माइंड गेम शुरू होता है। लोग बोलते हैं यंग मास्टर युआन इज बैक। अब सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि पोयम से सबको लगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है। सब लोग बोल रहे होते हैं हमारा फेंग युआन कितना इंटेलिजेंट है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ग्रेट फिगर बनेगा। वो डोर के पीछे से सुन रहा होता है। उसकी इमोशनल स्टेट की वजह से उसकी हिडन नॉलेज बाहर आ गई और लोगों ने उसको जीनियस समझना स्टार्ट कर दिया। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है मैंने ये पोयम नहीं लिखा है, फिर भी मेरा लिटिल ब्रदर मुझसे जेलस है बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। ये वर्ल्ड क्या ऐसा ही है, टैलेंट को छुपाना ये उसकी फिलोसॉफी है। इंसान जो फेस दिखाता है वो असली दिल नहीं होता। सब लोग मास्क पहनते हैं इस बात को छिपाने के लिए कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। तभी वो बोलता है मुझे याद आया मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ जो ह्यूमन वर्ल्ड से आया है, जो कि एक्सीडेंटली इस रैलम में आ गया है। 300 साल तक अनस्टेबल रहना और 200 साल तक दुनिया भर में घूमना, ये 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। एंड मुझे ये भी याद नहीं कि एग्जैक्टली कि मैं इस रैलम में क्यों आया। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे विलेज में ऐसे पोयम तो कोई भी सैकड़ों बार सुना सकता है, बट वही जिसका टैलेंट एक रोड हो वही रियल जीनियस है। तभी सीन रियल टाइम में आता है। फेंग युआन विंडो पे खड़े होकर सोच रहा होता है अब फायर सच है बट मेरे हाथ ऐसा कोई किकाडा दोबारा पैदा नहीं हुआ, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पिछले लाइफ में सक्सेस हुआ था,
मैं इससे दोबारा कर सकता हूँ, और इससे भी बड़ी बात, ये मेरे पास अपने मेमोरीज है, मैं अपनी पुरानी पावर वापस पा सकता हूँ और उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। आगे फेंग युआन का भाई मतलब फेंग जेंग गेट खोल के कमरे में आता है और बोलता है, ब्रदर बहुत ठंड एंड तेज हवा चल रही है, तुम वहाँ उस विंडो के पास इतने बारिश में क्यों खड़े हो। तभी फेंग युआन उसको देखने लगता है और बोलता है, ओह फेंग जेंग तुम्हें कुछ चाहिए। उसका भाई बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारे रूम से बारिश की आवाज़ सुन के आया था, सो मैंने सोचा विंडो खुला होगा, बंद करने आया था, और वैसे भी कल अवेकनिंग सेरेमनी है, मैं नहीं चाहता ब्रदर आपको सर्दी या बुखार हो जाए। तुम हमारे विलेज के होप हो, तुम सबके नज़रों में जीनियस हो और कल तुम्हारा टेस्ट है। तभी फेंग युआन बोलता है, गेट आउट। भाई यार, वो बंदा इतना अच्छा बात कर रहा था, चेक द कूलनेस भाई। फेंग युआन, उसका भाई वहाँ से डर के सी यू सून बोल के चले जाता है। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है, कैसा जीनियस, मैं बस एक थर्ड क्लास टैलेंट का बेस्ट हूँ, असली तो फर्स्ट क्लास टैलेंट है। और वो रोने लगता है, ये तुम हो गुयू फेंगजेंग। पैनल चेंज होता है और अवेकनिंग सेरेमनी वाला दिन दिखाया जाता है। इधर हमारा फेंग युआन नए कपड़ों में विंडो के पास खड़ा होता है। तभी उसके रूम में एक लड़की आती है और बोलती है, यंग मास्टर फेंग युआन, आप उठ गए, ये सर्वेंट आपके लिए बात प्रिपेयर करने आई है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। और हम देखते हैं वो सर्वेंट फेंग युआन को रेडी करते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपको पता है आप फर्स्ट क्लास का एप्टीट्यूड हासिल कर सकते हैं। इस साल अवेकनिंग सेरेमनी में यहाँ तक कि सारी लड़कियाँ यही बातें कर रही है और कह रही हैं वो लड़की कितनी लकी होगी जिससे फेंग युआन के साथ शादी होगी। आपको ये नहीं मालूम ये सर्वेंट कितनी लकी है जिसको आपको सर्व करने का मौका मिला। तभी वो लोग मुझे जेलस है। आपकी मॉम ने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई होगी, पिछली बार आप जब क्लाइंब कर रहे थे तो मुझे आपसे प्यार हो गया, बट आई नो, मुझे पता है मैं एक लो ग्रेड टैलेंट की हूँ। तभी हम देखते हैं उसका भाई दरवाजे से चुपके से देख रहा होता है। तभी एक और सर्वेंट आके बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जबकि फेंग युआन रेडी हो गया है, तभी जो सर्वेंट सर्व कर रही होती है वो बोलती है, नैनी सेन तुम। देन वो बोलती है, यंग मास्टर मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अगर लाइफ टाइम आपको सर्व करने का मौका मिल जाता तो अच्छा रहता। तभी फेंग युआन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और बोलता है, यू कैन लीव नाउ। इधर वो सर्वेंट डर जाती है। तभी वही जो सर्वेंट आई होती है गेट पे, वो पूछती है, यंग मास्टर फेंग युआन क्या मेरी बेटी ने सर्विस अच्छे से नहीं की। इधर फेंग युआन बोलता है, मैं रेडी हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। इधर इसका बड़ा भाई दुखी मन से खड़ा होता है और नेक्स्ट पैनल में वो सब लोग जाने लगते हैं और वहाँ कुछ लोग बातें करने लगते हैं, ये तो फेंग ट्विंस है ना, जो बंदा सामने है वो तो फेंग युआन है जिसने वो बच्चा वही पोयम लिखा है, वो बच्चा जिसने पोयम लिखा है। तभी वो सर्वेंट सोच रही होती है र्यूमर सही था, और वो लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स, बट उसका छोटा भाई उसके बारे में किसी को नहीं जानना है, वो एक ट्रेस है। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है, सच तो ये है जंगल में सबसे बड़ा पेड़ स्टॉर्म में सबसे पहले गिरता है। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, फेंग युआन का इस एंटायर डोंगवा में बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइन्स लाइफ लेसन बोलता है जिसको तुम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई उसने 500 साल का लाइफ जिया है। सो आगे देखते हैं। वो बोलता है, इतने सारे लोगों के मुझसे जलने और नफरत करने की वजह से इसमें कोई हैरानी नहीं है कि टेस्ट में सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट मिलने के बाद सबने तुरंत मुझ पर सवाल उठा दिए और मेरे आंट एंड अंकल ने बहुत बार थ्रेट किया कहीं भी किसी भी जगह। उधर हम देखते हैं दूसरी सर्वेंट पूछ रही होती है फेंग युआन के भाई से, यंग मास्टर क्या आप ठीक है? वो बोलता है आई एम फाइन। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है हम दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार डालने के लिए अंकल और आंटी हमेशा हमारे साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। मेरे लिए उन्होंने सैन चुई को अपना पर्सनल मेट बना दिया, जबकि फेंग जेंग के लिए सिर्फ एक मोटी सी नैनी मतलब देखभाल करने वाली औरत को रखा, यानी दोनों के लिए अलग बर्ताव। पिछली बार मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी और फेंग जेंग बहुत सीधा साधा और मासूम था, इसी वजह से उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं अपने छोटे भाई फेंग जेंग को पूरी तरह दबा सकता हूँ और सेंग को कंट्रोल करना तो मेरे लिए और भी आसान होगा, चाहे अंकल आंटी हो या क्लैन के बड़े बुजुर्ग। अगर मैं चाहूँ तो अपने चालाकी भरे और शैतानी तरीके इस्तेमाल करके पूरे किंग माउ माउंटेन को अपनी मुट्ठी में नचा सकता हूँ। भाई लुक एट दिस इविल फेस मैन। लेकिन क्या ये लोग मेरे लायक भी हैं? क्या इतने छोटे लोगों पर अपनी मेहनत और प्लानिंग बर्बाद करना भी सही है? इंटर क्लैन टूर्नामेंट में सब लोग सिर्फ एक दूसरे को हराने और चाल चलने में लगे हुए हैं, लेकिन अब भी मुझे रोकने के लिए वक्त बाकी है। नेक्स्ट पैनल में हमें एकेडमी को दिखाया जाता है और एक एल्डर बोल रहा होता है वेरी गुड, सभी लोग यहाँ टाइम पे आ गए। आज अवेकनिंग सेरेमनी है, ये तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तभी हमें पता चलता है वो क्लैन एकेडमी एल्डर गु यू सी है और वो बोलते हैं ये सब बातें में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग मुझे फॉलो करो। इधर सब लोग उस एल्डर के पीछे जाने लगते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं ये अंडरग्राउंड गुफा है, कितना मस्त है।
कई सौ साल पहले हमारा गुयू क्लैन सेंट्रल प्लेन से साउथ बॉर्डर आया था और आखिरकार किंगमा माउंटेन पर बस गया, यानी उनके एंसेस्टर कहीं और रहते थे। बाद में यहाँ शिफ्ट हुए। इस जगह बसने की वजह ये थी कि गुफा के अंदर एक सेक्रेट स्प्रिंग मिला था। ये सेक्रेट स्प्रिंग ही हमारे पूरे क्लैन का न्यू है। ये सेक्रेट स्प्रिंग लगातार प्रिमवल स्टोर और कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी रिसोर्स पैदा करता रहता है। प्रिमवल वर्ड यहाँ एक करेंसी या एनर्जी बैटरी को बोलते हैं। गू कल्टीवेशन में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, बहुत सारे रिसोर्सेज भी होना ज़रूरी है। इस बात को कभी मत भूलना, तुम कहीं भी हो सबसे ज़रूरी चीज़ रिसोर्स ही होते हैं। और एल्डर वहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं हम पहुंच गए। ये जो पूरे नीले फूलों का समुंदर दिख रहा है इसे मून और काइट्स ही कहते हैं। ये नॉर्मल फूल नहीं है, ये स्पिरिचुअल फ्लावर है जो सेक्रेट स्प्रिंग के आसपास उगते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां हर गू मास्टर की जर्नी शुरू होती है। बच्चे पहली बार इतनी सुंदर जगह देखते हैं इसलिए सब हैरान हैं। टीचर बता रहा है कि ये फूल सेक्रेट स्प्रिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उगते हैं, यानी ये जगह बहुत रिच स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एल्डर बोलते हैं क्लैन हेड, और इधर हम देखते हैं सारे क्लैन के क्लैन हेड भी आए होते हैं। वो बोलते हैं अच्छा है चलो स्टार्ट करो। सब बच्चे एक एक करके आएंगे और अपना अवेकनिंग टेस्ट देंगे। बाकी सब लोग पीछे हट जाओ। स्टूडेंट जवाब देते हैं यस मास्टर। अब पहले स्टूडेंट का नाम अनाउंस होता है, गुयू चैनबो। वो आगे आ जाता है। चैनबो और काइट के बीच चलना शुरू करता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना लगते हैं। वो सोचता है इतना भयानक प्रेशर जैसे किसी कोई पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया हो, मेरा दिमाग फटने वाला है, मैं यहाँ से नहीं हिल पा रहा, क्या यही मेरा एंड है। और बोलता है प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं एक गू मास्टर बन के अपने तकदीर को चेंज करना चाहता हूँ। और इधर सभी बच्चे और मास्टर बोल रहे होते हैं एक स्टेप और। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं डी रैंक का गू मास्टर बनता हूँ, मैं इससे भी हैप्पी रहूँगा, बट मुझे रैंक 1 चाहिए। सो प्लीज़ हेवन मदद करो, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। और इधर दिखाते हैं वो सिर्फ 3 स्टेप चल पाया होता है और वो गू मास्टर नहीं बन पाता। नेक्स्ट कैंडिडेट गू यू जाओ अनाउंस होता है और उसका रिजल्ट बताते हैं 1 स्टेप। नेक्स्ट तभी अनाउंस होता है गू यू मोबी आगे आता है और इधर वो चलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं, क्या 10 स्टेप 20 30 बढ़ते ही जाता है और टोटल 36 स्टेप होता है। सब एल्डर उनके क्लैन लीडर एल्डर मू चैन को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। मूचल एल्डर सोचता है अच्छा हुआ, हमारा फैमिली का फ्यूचर सेफ है। दूसरा एल्डर बोलता है तुम्हारी फैमिली कितनी लकी है कि इतना टैलेंटेड बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ है। रेड बियर्ड एल्डर जेलस होता है, वो बस हाँ बोलता है। इधर टेचर एल्डर बोलते हैं गुयू मोसे गुड वेरी गुड, बी ग्रेट टैलेंट मिला है। एल्डर बोलते हैं गुयू मोसे इधर आओ। अब उसके बॉडी के अंदर का प्रेमवल्सी मेज़र किया जा रहा है। प्रेमवल्सी मतलब अपेचर के अंदर कितने एनर्जी का समुंदर है। जितना बड़ा प्रेमवल्सी होगा उतना टैलेंटेड गू मास्टर होगा। एल्डर लिखता है प्रेमवल्सी 65% मतलब उसके अपेचर का साइज 65% है। एल्डर बोलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट। अब बच्चे कंफ्यूज हैं। एक बोलता है ये ग्रेड क्या होता है। टीचर समझाता है ग्रेड डी यानी 20 से 30% एप्टीट्यूड, मतलब ये सबसे वीक कैटेगरी है। ऐसे लोग गू मास्टर तो बन सकते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं, ग्रोथ भी स्लो होते हैं। ग्रेड सी 40 से 50%। टीचर बोलता है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रैंक 2 गू मास्टर बन सकते हैं, क्लैन में मीडियम पोजीशन मिल सकती है। ग्रेड बी 60 से 70%। ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अराउंड 6 से 7 साल में रैंक 3 गू मास्टर बन सकते हैं। फ्यूचर एल्डर बनने के चांसेस हाई होते हैं। ग्रेड ए 80 से 99%। ये जीनियस कैटेगरी है। टीचर बोलता है क्लैन की होप इन्हीं के हाथों में है, इन्हें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। फ्यूचर क्लैन हेड भी बन सकते हैं, चाहे कितनी मेहनत कर लो, अगर अपेचर ही अवेकन नहीं हुआ तो गू मास्टर बनना इम्पॉसिबल है। बच्चे रिएक्शन देते हैं वाओ। सब ग्रेड ए को सुन के शॉक हो जाते हैं। यहाँ 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं। फाइनली 40 से 50 स्टेप में सी ग्रेड टैलेंट है। इसका मतलब अगर किसी गांव में सी ग्रेड या उससे ऊपर का टैलेंट मिल जाए तो क्लैन उस पर रिसोर्स इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग गू मास्टर बनते ही नहीं। इसका मतलब अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 5 या उससे भी ज़्यादा गू मास्टर बन ही नहीं सकते। 2 एल्डर बात करने लगते हैं। एक बोलता है अब तक जितने स्टूडेंट्स आए उनमें किसी का ग्रेड ए एप्टीट्यूड नहीं निकला, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्लैन के एल्डर टेंशन में बातें कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे क्लैन की ब्लड लाइन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। पिछले कुछ सालों से कोई रैंक 4 गू मास्टर भी पैदा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा होना तय है।
दूसरा एल्डर बहुत गुस्से में कहता है, हमारे 4 जनरेशन क्लैन हेड अकेले रैंक 5 गू मास्टर थे, लेकिन वो कम उम्र में ही मर गए। काश उन्होंने अपने पीछे कोई आगे की पीढ़ी छोड़ी होती। और वो गुस्से में फ्लावर वाइन मॉन्ग को कोसने लगते हैं। पीछे खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर यानी फेंग युआन फ्लावर वाइन मॉन्ग का नाम सुनकर मन ही मन सोचता है, फ्लावर वाइन मॉन्ग, क्योंकि वो इस इंसान का नाम पहले से जानता है। तभी अनाउंसर अगले कैंडिडेट का नाम पुकारता है। अगले कैंडिडेट गु यू ची जेंग। ची जेंग तुरंत आगे आता है और कहता है, जी मैं यहाँ हूँ। एल्डर के बीच आपस की खींचातानी दिखाई देती है। एक एल्डर ची लियान से कहता है, ची लियान देखो अब तुम्हारे पोते की बारी है। ची लियान एटीट्यूड में जवाब देता है, मुझे पता है। ची चेंग लाइट सी के अंदर आगे बढ़ता है। वो टोटल 36 स्टेप चल पाता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग सब हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, वाह 36 स्टेप, ये तो एक और भी ग्रेट टैलेंट निकल गया। ये देखकर ची लियान पोते का दादा खुशी से पागल हो जाता है और दूसरे एल्डर पर हंसते हुए चिल्लाता है, आहा 36 स्टेप, इसने भी पूरे 36 स्टेप चले हैं। आखिरकार मेरा पोता तुम्हारे पोते से किसी भी मामले में कम नहीं है। पीछे दोनों एल्डर आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, मेरे पोते ने बड़े कदम लिए थे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा गुस्से में बोलता है, बकवास मत करो, दोनों का प्रीमियल सी 44% ही है, अब रोना बंद करो। यहाँ हमारा MC फेंग युआन अपने पुराने जीवन पास्ट लाइफ की बातें याद करता है। वो सोचता है, मुझे अच्छे से याद है पिछली ज़िंदगी में इसने चीटिंग की थी और बाद में क्लैन ने इसको बहुत बुरी तरह पनिशमेंट दी थी। असल में एक ये श्री ग्रेट का टैलेंट है, लेकिन इसके दादा गु यू ची लियान ने पीछे से ट्रिक करके इसके रिजल्ट को फेक बना दिया है। फेंग युआन आगे क्लैन की पॉलिटिक्स एक्सप्लेन करता है। गु यू ची लियान और गु यू मोचेन सालों से एक दूसरे के राइवल्स हैं और क्लैन की 2 सबसे बड़ी ताकतों को लीड करते हैं। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए ची लियान को चाहिए था कि उसके पोते का टैलेंट हाई ग्रेड हो, इसलिए उसने पीछे से चीटिंग कराई ताकि ची जेंग को B ग्रेड मिल जाए। कुछ टाइम तक उनकी इज्जत बनी रहे। फेंग युआन सोचता है, अगर आगे चलकर वो स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं हुआ था तो इसकी ये चीटिंग कभी पकड़ी ही नहीं जाती। अब फेंग युआन की आंखों में एक चालाक और शातिर लुक आता है। वो मन में मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ तो फिर मैं इस सीक्रेट को इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करूँ। तभी अनाउंसर नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम बोलता है। अगले कैंडिडेट गु यू फेंग युआन। फेंग युआन का नाम सुनते ही पूरे हॉल में सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और खुद फेंग युआन भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। सो हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वाले चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही फेंग युआन आगे बढ़ता है। पूरे हॉल में शोर होने लगता है, सब चिल्लाने लगते हैं, वो देखो वो आ गया। अब फेंग युआन की बारी है। पीछे खड़ा एल्डर उसको देखकर सोचता है, फेंग युआन वही लड़का है जिसके इस साल A ग्रेड टैलेंट पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। उन्हीं के बीच खड़ा हमारा फेंग युआन का छोटा भाई फेंग जेंग थोड़ा नर्वस और उदास चेहरे से अपने बड़े भाई को देखता है और मन में बोलता है, बड़े भाई। लेकिन हमारा फेंग युआन कम्प्लीटली चिल्ड। वो हल्के सी इविल स्माइल के साथ सोचता है, हाँ अब तो गेम और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है। वो जैसे ही फूलों के बीच अपना पहला कदम रखता है, उसे एक भारी प्रेशर महसूस होता है। उफ। वो ब्रीथ करते हुए समझाता है कि ये जबरदस्त प्रेशर इस फूल के समुंदर के नीचे छुपे स्प्रिंग झरने से आ रहा है। ये स्प्रिंग गू वॉर्म से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि जो भी इस फ्लावर बेड पर चलता है उस पर एक हैवी प्रेशर पड़ता है। जब ये प्रेशर एक इंसान के लिए अनब्रेकेबल होने लगता है, तब एक खास किस्म की गू वहाँ से आने लगती है और इन लाइट डॉट्स को कहा जाता है दी होप गू। फेंग युआन एक्सप्लेन करता है कि ये यहाँ चमकने वाला हर एक रोशनी का डॉट एक होप गू है और इनका कनेक्शन जुड़ता है दुनियादारी की सबसे पुरानी कहानी से, दी लेजेंड ऑफ रेंजू। यहाँ से एक एपिक बैक स्टोरी शुरू होती है। पुराने वक्त में जब धरती और आसमान अलग हुए थे, तब ये दुनिया एक सुनसान ज़मीन थी जहाँ बस जंगली जानवर घूमते थे। तब इस दुनिया में पहला इंसान आया जिसका नाम था रेंजू। जिंदा रहने के लिए उसे कच्चा मांस खाना पड़ता था और जानवरों का खून पीना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल थी और इतना ही नहीं, वहाँ एक ऐसी प्रजाति के जानवर भी थे जिसे डिस्पेयर मतलब निराशा कहा जाता था और वो रेंजू को खाना चाहते थे। रेंजू डर से कांपते हुए उन्हें भगाने की कोशिश करता है, दूर रहो
दूर हटो मुझसे। जब डेस्पेयर नाम के ये जानवर उस पर हमला करते हैं तो वो गिरते पड़ते चिल्ला उठता है, कोई मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी एक तेज आसमानी रोशनी आती है, उस जानवर को दूर फेंक देती है। रेंजो अपनी आंखें खोलकर हैरान से देखता है, ये क्या है? रोशनी से गू निकल आती है और बोलती है, ए इंसान, हमने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अगर तुम हमें अपनी पूरी जिंदगी लाइफ टाइम के बदले खाना और जगह दो तो हम तुम्हें हर मुसीबत से निकालने में मदद कर सकते हैं। रेंजो थोड़ा सोचता है, मेरी जिंदगी? फिर वो बिना किसी डर के तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें सबसे बड़ी गू को अपनी जवानी दान करता हूँ। गू बोलती है, जैसा तुम चाहो, और वो रेंजो के शरीर में चली जाती है। रेंजो अपने हाथ की मुट्ठी बांधता है और कहता है, मुझे पावर का एहसास हो रहा है, मेरी रगों में ताकत बह रही है। ये स्ट्रेंथ गू की थी। ताकत मिलने के बाद रेंजो क्यूरियस हो गया। उसने बहुत सारे डिस्पेयर को हराया और खाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि सिर्फ ताकत से हर चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसे दिमाग चलाना, रेस्ट करना और अपनी लाइफ को वेस्ट न करना भी सीखना था, क्योंकि अकेला इंसान पूरी पैक ऑफ डिस्पेयर का सामना नहीं कर सकता था। काफी सोचने के बाद रेंजो ने अपनी मिडिल एज सबसे खूबसूरत गू को ऑफर कर दी। गू ने कहा, जैसा तुम चाहो, और इस तरह दूसरी गू ने उसे विजडम यानी कि दिमाग दी। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं रहती। अपनी जवानी और मिडिल एज बेचने के बाद रेंजो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो खांसते हुए सोचता है, इस बार इन डिस्पेयर जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत होने वाली है। पर कोई बात नहीं, अगर ये मेरे ट्रैप में आते हैं तो मैं इनका काम एक ही बार में तमाम कर दूंगा। रेंजो चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। वो जोर जोर से खांसने लगता है। तभी स्ट्रेंथ और विजडम गू उससे बोलती है, देखो इंसान, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम हमें क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास देने को कुछ बचा ही नहीं है। रेंजो गिड़गिड़ा कर कहता है, रुको, इस मुसीबत से निकलने के बाद जहाँ जाना है चले जाना। अगर तुम अभी छोड़ोगे तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। पर गू उसकी एक नहीं सुनता और उसको छोड़कर वहां से उड़ जाती है। रेंजो चिल्ला उठता, नो। रेंजो अकेला जमीन पर पड़ा रहता है। तभी आसपास के सारे डिस्पेयर वाले मॉन्स्टर बीस्ट आने लगते हैं और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। रेंजो जमीन पर पड़ा सोचता है, मेरा लाइफ ऐसे खत्म होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, बट मैं अभी भी मरना नहीं चाहता। तभी वो देखता है कि सबसे छोटी गू, वहीं एक ग्लोइंग डॉट वाली गू, अभी भी वहाँ है। वो उससे बोलता है, सबसे छोटी गू, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैं तो मरने वाला हूँ, तुम भाग जाओ। वो छोटी गू बोलती है, ए इंसान, मुझे खाना दो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हूँ। रेंजो हंसता है, हाँ हाँ श्योर, पर अब मेरे पास बचा ही क्या है? स्ट्रेंथ और विजडम को मुझे छोड़ चुके हैं और मेरे पास जीने के लिए बस कुछ साल हैं। अगर वो भी तुम्हें दे दिया तो मैं अभी मर जाऊंगा। गू बोलती है, मेरी डिमांड बाकी दोनों जितनी बड़ी नहीं है। इंसान, तुम बस मुझे अपना हार्ट दे दो। भाई देख रहे हो, कुछ नहीं बोल के हार्ट मांग रही है भाई। उतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। रेंजो अपना हाथ दिल पर रखता है, मेरा दिल, ठीक है, मैं वो भी तुम्हें दे देता हूँ, पर छोटी गू, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? इस होपलेस सिचुएशन में अगर स्ट्रेंथ और विजडम गू वापस भी आ जाए तब भी कुछ नहीं बदल सकता। और यहीं पर रिवील होता है कि ये छोटी गू एक्चुअली होप गू है, जो इंसान को सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद देती है। जैसे ही रेंजो अपना दिल ऑफर करता है, होप गू से एक बहुत ही तेज और ब्राइट लाइट निकलती है। ये देखकर वो सारे डेस्पेयर मॉन्स्टर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे नहीं, ये तो होप गू है, यहाँ से भागो। और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। उस दिन के बाद से रेंजो को ये बात समझ आ गई थी कि जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो तो बस अपने दिल को होप गू के हवाले कर दो। अब वापस हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जब फेंग युआन फूलों के बीच चल रहा है। वो अपने कदम गिनता है, 18, 19, 20। वो थक कर हाँफने लगता है और मन में सोचता है, हुफ, शायद यही मेरी लिमिट है। पीछे खड़े एल्डर ये सीन देखकर आपस में बात करने लगते हैं, यहाँ ज्यादा होप कोई इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। दूसरा एल्डर कहता है, हाँ, ये बिल्कुल भी किसी फर्स्ट टैलेंट की निशानी नहीं लग रही है। फेंग युआन आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन करता है, फर्स्ट क्लास टैलेंट होने के लिए कम से कम 40 से 50 स्टेप चलने होते हैं, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ 23 स्टेप्स ही चल पाया हूँ। वो पूरी ताकत लगाकर आगे एक एक कदम बढ़ाता है। 25, 26, जैसे ही वो 27 स्टेप रखता है, एक ग्लोइंग होप गू उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। फेंग युआन की आंखें खुल जाती है और वो एक्साइटेड हो जाता है, मेरा अवेकनिंग सक्सेस हो गया। वो मन ही मन बोलता है, अब मेरे पास वापस से इमॉर्टल बनने की उम्मीद है। अब यहाँ हमें अवेकनिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है। अवेकनिंग एक बहुत ही मिस्टीरियस प्रोसेस है। ये इंसान की बॉडी के अंदर होता है, पर ऑर्गन से अलग एक अलग स्पेस होता है। कुछ लोग इसे पर्पर स्पेस कहते हैं तो कुछ लोग इंडाइजेनस पूल, पर ज़्यादातर लोग इसे प्राइमल सी कहते हैं।
होप गू बॉडी के अंदर बस्ट होकर एक ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करती है जो इस स्पेस को कोलैप्स होने से बचाती है और इस स्पेस के अंदर बनता है ग्रीन कलर का प्राइमल सी जिसका हर एक ड्रॉप एक गू मास्टर का पोटेंशियल वाइटैलिटी और सोल होता है। फेंग जुआन सोचता है इस प्राइमल एसेंस से गू मास्टर अपने गू वॉर्म्स को फीड करते हैं, मतलब आज से मैं ऑफिशियली वापस से गू मास्टर बनने के रास्ते पर आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। वो थक कर बोलता है, जैसा मैंने सोचा था मैं इससे आगे एक और स्टेप नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह। एल्डर पूछते हैं, क्या तुम एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? फेंग युआर बस हल्का सा स्माइल करता है और पीछे मुड़ जाता है। सारे एल्डर और क्लैन हेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या फेंग युआन सिर्फ 27 स्टेप्स ही चल पाया? भीड़ में हंगामा मच जाता है। सब आपस में चिल्लाने लगते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक सी ग्रेड मतलब थर्ड क्लास का टैलेंट है? ये नामुमकिन है, वो बचपन से ही जीनियस था, तो सी ग्रेड टैलेंट कैसे मिल सकता है? क्या वो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? उसका छोटा भाई फेंग ज़ैंग शॉक्ड होकर मन में बोलता है, ओ गॉड भैया। मेन क्लैन लीडर बहुत गुस्से और दुख में वहां से जाने लगते हैं। लानत है, ये सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट निकला। बाकी एल्डर भी अफसोस करने लगते हैं। एक एल्डर बोलता है, क्या रिजल्ट गलत हो सकता है? उसने चाइल्डहुड में जीनियस होने के सारे टैलेंट थे। दूसरा एल्डर बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अवेकनिंग टेस्ट कभी गलत नहीं होता और हम सब सामने खड़े थे, चीटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा एल्डर एक्सप्लेन करता है, अच्छे प्राइवेसी वाले बच्चे में दिमाग, मेमोरी और स्ट्रेंथ बचपन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ए ग्रेड ही निकलेगा। टैलेंट का असली पता तो सिर्फ टेस्ट रिजल्ट से ही पता चलता है। क्लैन हेड दुखी मन से कहते हैं, जितनी ज़्यादा उम्मीद रखो उतना ही ज़्यादा दुख मिलता है। हमारा गुयू क्लैन अब पहले जैसा नहीं रहा। बाकी बच्चे और लोग फेंग जुआन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये, एक नंबर का कचरा, मिस ट्रेस निकला। हाँ हाँ, देखो सी ग्रेड जीनियस को। मैं तो स्पीचलेस हूँ। फेंग जुआन की पास्ट लाइफ हमें दिखाया जाता है। पहली जिंदगी में जब फेंग जुआन को पता चला था कि वो सी ग्रेड है तो वो टूट गया था। वो रो रो कर सोचता था, ऐसा क्यों? ये सच नहीं हो सकता। मैं सी ग्रेड टैलेंट कैसे हो सकता हूँ? जरूर कोई गलती हुई है। मुझे तो सबसे आगे होना चाहिए था। मेरा टैलेंट तो सबसे आगे होना चाहिए था। पास्ट में सबने उसकी ऐसी ही बेइज्जती की थी। कितना बेकार है, जीनियस के नाम पे धब्बा बन के रह गया है। ये बस एक कचरा है। पहले जिंदगी में फेंग युआन अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगकर रोता था, सॉरी छोटे भाई, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब प्रेजेंट लाइफ में 500 साल जीने के बाद हमारा फेंग युआन कम्प्लीटली इमोशनलेस और काम हो गया है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो अपने डर या बेइज्जती पर रोने के बजाय अपने छोटे भाई फेंग ज़ैंग की तरफ देखता है और एक कोल्ड टोन में पूछता है, क्या तुम इन सब से नफरत करते हो? स्क्रीन पर फेंग जुआन की पास्ट लाइफ की स्पिरिट चिल्ला रही होती है, मुझे भगवान से नफरत है जो उन्होंने मेरे साथ ये नाइंसाफी की। मुझे अपने क्लैन से नफरत है जो इतने बेरहम है। लेकिन प्रेजेंट फेंग युआन बिल्कुल काम खड़ा होता है। वो बोलता है, आज के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा छोटा भाई या मेरे क्लैन मुझे कैसे देखते हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आखिरकार ये सब बस आने जाने वाले इनसिग्निफिकेंट लोग हैं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तब होती है जब वो अपने ड्रीम को चेस करता है। बाकी क्लैन और रिश्तेदार, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। पास सेल बोलता है, एक इंसान होने के नाते तुम्हें लोगों को एहसान याद रखना चाहिए। तुम डेमोनिक बात पकड़ रहे हो और ये गलत है। फेंग जुआन हंसता है, हाँ हाँ, मैं तो बस इस समय के रिवर ऑफ टाइम के तैरने वाले एक छोटा सा मछली की तरह हूँ। और फिर एक इविल बैड लोग के साथ बोलता है, लेकिन मैं वो मछली हूँ जो फ्लो ऑफ टाइम के खिलाफ तैरेगा। फेंग जुआन के इस माइंडसेट और कन्विक्शन को देखकर उसकी पास्ट लाइफ की इमेज चुप हो जाती है और रोशनी बनकर गायब होने लगती है। पास इमेज के गायब होते ही फेंग जुआन मन में सोचता है, शायद यही हमारे बीच का फर्क था। अलविदा मेरी पिछले लाइफ के जुआन। यहाँ फेंग जुआन अपनी पुरानी कमजोरी और गिल्ट को हमेशा के लिए छोड़ देता है। एल्डर एक गहरी सांस लेते हैं और अगले कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते हैं। अगला गु यू फेंग ज़ैंग। फेंग ज़ैंग शॉक्ड होकर सुनता नहीं है तो लोग चिल्लाते हैं, गु यू फेंग ज़ैंग। फेंग ज़ैंग घबरा कर कहता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। एल्डर बोलते हैं, तो आगे आओ ना। फेंग ज़ैंग इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि आगे बढ़ते वक्त उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर पड़ता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फेंग ज़ैंग के गिरते ही पूरा हॉल हंसने लगता है। पीछे खड़े एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये फेंग ब्रदर तो सच में एक जोक है। सबकी हंसी सुनकर फेंग ज़ैंग शर्म से पानी पानी होने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो गया है। तभी फेंग जुआन आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाता है। फेंग ज़ैंग पानी से बाहर आते ही खांसने लगता है। पीछे लोग अभी भी ताना मार रहे होते हैं।
देखो, दोनों फैंग ब्रदर्स बहुत बेकार है। फैंग ज़ैंग शर्मिंदा होकर अपने भाई से माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी। पर फैंग युआन बिल्कुल काम और अनबॉदर्ड रहता है। वो बल हल्का सा बोलता है, आगे बढ़ो। फैंग युआन अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मिस्टीरियस और डार्क स्माइल आती है। वो मन ही मन सोचता है, आगे आने वाले रास्ते बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फैंग ज़ैंग पानी के अंदर खड़ा होकर पीछे देखता है, जहाँ सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? बड़े भाई सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट है, फिर भी वो इतने काम और शांत कैसे रह सकते हैं? वो आगे बढ़ते हुए डर के मारे सोचने लगता है, अगर मैं उनकी जगह होता तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करता। जब बड़े भाई जैसे जीनियस को सिर्फ सी ग्रेड यानी कि थर्ड ग्रेड मिला है, तो फिर मेरा क्या होगा? यहाँ फैंग ज़ैंग को बचपन में सुने सभी ताने याद आने लगते हैं। लोग कहते थे फैंग फैमिली का फ्यूचर तो इस जीनियस फैंग युआन की वजह से ब्राइट है। ये दोनों जुड़वा है, पर दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। फैंग ज़ैंग अपने भाई से कुछ सीखो। और जब वो कोई गलती करता था तो लोग बोलते थे, ये फैंग ज़ैंग इतना बेवकूफ़ क्यों है, घर पर ही बैठा के रखो इसको, सबके सामने बेइज्जती मत कराओ। ट्विन ब्रदर्स होकर भी दोनों में इतना फ़र्क कैसे है? फैंग ज़ैंग अंदर से टूट चुका होता है। वो सोचता है अंकल और आंटी भी सारा प्यार और प्रेफरेंस बड़े भाई को ही देते हैं, क्योंकि वो एक जीनियस है और क्लैन की उम्मीद भी। और मैं तो रास्ते में पड़ा वो पत्थर हूँ जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता। फिर उसे एक दिन याद आता है, जब लोगों ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा था, वो लड़का कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, अरे वो तो फैंग युआन का छोटा भाई है। फैंग ज़ैंग पानी में पत्थर फेंकते हुए रोते हुए सोचता है, फैंग युआन का छोटा भाई, कितना पैथेटिक हूँ मैं, कोई मेरा असली नाम तक नहीं जानता। अभी उसके पास फैंग युआन आता है और पूछता है, क्या हुआ फैंग ज़ैंग, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? फैंग ज़ैंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, ना नहीं, जब बड़े भाई मेरे साथ है तो किसी की क्या हिम्मत। फैंग युआन शांति से कहता है, तो फिर ठीक है। फैंग ज़ैंग अपने मन को समझाता है, हाँ, जब तक बड़े भाई है मुझे एक नॉर्मल पर्सन बन के रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जीनियसेस तो बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता, तो ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक और इंसिडेंट उसे याद आता है। अंकल फैंग युआन के पास एक नई खूबसूरत मेड सैन सुई को लेकर आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी पुरानी सर्वेंट रिटायर हो गई है, अब से ये तुम्हारी नई मेड है। मेड मुस्कुराकर बोलती, यंग मास्टर से मिलकर खुशी हुई। और अंकल फैंग ज़ैंग की तरफ देखकर ठंडी टोन में बोलते हैं, और तुम फैंग ज़ैंग, तुम तो वैसे भी अकेले रहते हो, तुम्हें किसी सर्वेंट की जरूरत नहीं है। फैंग ज़ैंग उदास होकर बोलता है, ओके। तभी रात में चलते वक्त फैंग ज़ैंग को एक आवाज़ सुनाई देती है, हे ध्यान से सुनो। फैंग ज़ैंग हैरान होकर पीछे देखता है। फैंग ज़ैंग को वो रात याद आती है जब वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर अपने अंकल और आंटी की बातें सुन रहा था। अंकल बोल रहे थे, आगे चलकर फैंग युआन को जरूर ए ग्रेड टैलेंट मिलेगा, तो तुम्हें उसे बहुत प्यार से ट्रीट करना होगा। आंटी बोलती है, मुझे पता है, आखिरकार वो हमारे क्लैन की उम्मीद बनने वाला है। फिर अंकल एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ये दोनों जुड़वा है, पर इस फैंग ज़ैंग में कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर इसके पास उसके भाई का आधा टैलेंट भी होता तो मैं खुश हो जाता। फिर उनका एक खौफनाक प्लान सामने आता है, ये लड़का वैसे भी बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, क्यों ना हम अवेकनिंग के बाद इसको हमेशा के लिए घर से बाहर कर दें। ये सुनकर छोटा फैंग ज़ैंग अंदर से कांप उठता है, क्या अब मुझे इस भेदभाव की आदत पड़ चुकी है? मैं एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकता? फैंग ज़ैंग के अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है, ये लोग मुझे एक नॉर्मल पर्सन बनाकर क्यों नहीं जीने देते? क्या नॉर्मल होना पाप है? क्या अपने भाई जैसा दिखना मेरी गलती है? वो अपनी मुट्ठी बांधता है और उसके दिमाग में एक डार्क थॉट आता है, नहीं, ये सब उस फैंग युआन की वजह से है। अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो कोई मेरी कंपैरिजन उससे करता ही नहीं। अगर वो नहीं होता तो मैं एक शांति भरी नॉर्मल लाइफ जी पाता। काश वो कभी पैदा ही ना हुआ होता। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, फैंग ज़ैंग। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सैन कोई खड़ी होती है। फैंग ज़ैंग मन में सोचता है, कोई पूरे क्लैन में अकेली यही है जो मुझे मेरे असली नाम से पुकारती है। कोई मुस्कुराकर पूछती है, कहाँ खो गए हो, ऐसे खड़े हो जैसे रूह ही निकल गई हो। फैंग ज़ैंग बोलता है, नहीं। पर सबसे ज़रूरी बात, फैंग ज़ैंग थोड़ा ब्लश करते हुए पूछता है, हमारी उम्र के सभी लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ इतने अच्छे से बात करती हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? कोई हल्का सा हंसती है, बुद्धू, एक लड़की से ऐसे सीधे ये सब बातें पूछते हैं क्यों? फैंग ज़ैंग नर्वस हो जाता है तो फिर कोई फूलों के बीच घूमते हुए बोलती है, भले ही तुम्हारे बड़े भाई टैलेंटेड है और उन्हें ए ग्रेड टैलेंट मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनलेस है, उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर वो फैंग ज़ैंग की तरफ देखकर एक प्यारी स्माइल देती है, जबकि मुझे तुम जैसा काइंड और जेंटल लड़का ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर फैंग ज़ैंग की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। कोई यहाँ से, कोई असल में अंकल के कहने पर फैंग ज़ैंग को बटर अप कर रही है।
ताकि वो उसे कंट्रोल में रखे। फेंग ज़ेंग के साथ मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों को किस्मत के खिलौने हैं। फिर फेंग ज़ेंग को रूम का सीन याद आ जाता है जब कोई बोल रही होती, यंग मास्टर, सब लोग इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी में आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि आपकी सेवा कर रही हूँ। पता नहीं कितने लोग मुझसे जलते होंगे। वो आगे बोलती है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांगती यंग मास्टर, अगर मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा कर सकूं तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। ये वही सीन है दोस्तों जब फेंग ज़ेंग दरवाजे पे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और सैड था। पर अब फेंग ज़ेंग युआन को सी ग्रेड रिजल्ट आ चुका है। वो अंकल आंटी इनको घर से बाहर करने वाले हैं। फेंग ज़ेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़मीन पर गिर कर रोने लगता है। वो ज़मीन पर गिर कर रोते हुए आवाज़ में चिल्लाता है, भगवान आप मेरे साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मेरे पास कभी कुछ नहीं होगा, फिर भी आपने मुझे झूठी उम्मीद क्यों दी। वो रोता हुआ सोचता है, मैंने तो कभी किसी बड़ी चीज़ की मांग भी नहीं की थी, पर जल्द ही मेरे पास घर नाम की कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे लाइफ में रोशनी की जो एक छोटी सी उम्मीद थी कोई, अब वो भी मुझसे छीन चुकी है। उसका गुस्सा और हेल्पलेस बाहर आता है। मैं ही इतना बेचारा और पावरलेस क्यों हूँ, और ये सब उसकी फेंग युआन की वजह से है। इस सेरेमनी के बाद मेरे लिए सिर्फ एक गहरी खाई बची है। वो मेरे रास्ते में एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा है जिसने मुझे इतना दबा दिया है कि मैं कभी उठ ही नहीं सकता। वो तरसते हुए बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे प्यार करें। मैं दोबारा वो लड़का नहीं बनना चाहता जो कोने में अकेले बैठा हो, जिसके बारे में लोग कहते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका कोई छोटा भाई भी है। वो रोते हुए अपने मन में लेट पेरेंट को याद करता है, क्यों मम्मी पापा, अगर आप दोनों आज जिंदा होते तो क्या हालात कुछ अलग होते। अपने अंदर के सारे दर्द और गुस्से को एक साथ लाते हुए फेंग युआन दिल में चिल्लाता है, हेवन मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। और तभी एक चमत्कार होता है। पूरे टेस्ट स्पेस में हजारों होपगू चमकने लगते हैं। एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है 43 स्टेप, ये तो एक ए ग्रेड टैलेंट है। पूरी भीड़ में हंगामा मच जाता है। हे भगवान ये कैसे हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत रहने वाला छोटा भाई एक्चुअली में एक ए ग्रेड जीनियस निकलेगा। अगर दोस्तों आप लोग को याद होगा तो कुछ चैप्टर पहले जब फेंग युआन अपने रूम में था रात में रोते हुए, उसने बोला था, ये तुम हो फेंग ज़ेंग ए ग्रेड। युआन को पहले ही पता था ये एक ए ग्रेड टैलेंट है। इधर ची फैमिली का एल्डर तुरंत मौका देखकर चिल्लाता है, फेंग ब्लड लाइन हमारे ची ब्लड लाइन से आई है, इसलिए हमारी ची फैमिली फेंग ज़ेंग को अडॉप्ट करेगी। तभी क्लैन हेड गू यूबो आगे बढ़ता है और ची एल्डर को डांटता है, हाँ ची लियान तुम बुढ़े बंदर, तुम सिर्फ बच्चों को भटकाना जानते हो। फिर वो पूरे हॉल में अनाउंसमेंट करता है, बस बहुत हुआ, मैं इस क्लैन का हेड फेंग ज़ेन को पर्सनली ट्रेन करूंगा। जिसको भी कोई दिक्कत है वो मुझसे यानी गू यूबो से आकर बात करे। फेंग ज़ेन के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मम्मी पापा सच में एक चमत्कार हो गया। फिर वो मुड़कर अपने बड़े भाई फेंग युआन की तरफ एक इंटेंस लुक के साथ देखता है और मन में बोलता है, बड़े भाई आज से सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। तुम अब वो पहाड़ नहीं रहे जो मेरा रास्ता रोकता था, और मैं अब सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। उसका चेहरा पूरा कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव हो जाता है। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो अब ये बात याद रखे, आज से मैं, और यहाँ से फिर फेंग ज़ेंग का एक नया कैरेक्टर आर्क शुरू होता है जहाँ वो क्लैन का हीरो बन जाता है, जबकि फेंग युआन बैकग्राउंड में अपना डार्क मास्टरमाइंड प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए ये वाला वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग ज़ेंग को ग्रेड ए मिल चुका है अवेकनिंग सेरेमनी में। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बच्चों की एकेडमिक क्लास शुरू हो चुकी है। टीचर सभी बच्चों को बताते हैं इंसान सभी जीवों में सबसे सुपीरियर है और गू इस आसमान और धरती का असली एसेंस है। टीचर आगे एक्सप्लेन करते हैं, इस दुनिया में हजारों किस्म की गू स्पीसीज हैं, इनकी गिनती करना लगभग नामुमकिन है। ये हमारे आसपास हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में और कभी कभी जंगली जानवरों के शरीर के अंदर भी। मास्टर आगे बोलते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो, मिट्टी के कीड़े हों या फिर कीमती पत्थर हो या फिर शैतान और डीमंस के अंदर हो, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं गू उन सब का कोर एसेंस है। मास्टर आगे एक्सप्लेन करते हैं, सदियों से इंसान थोड़ा थोड़ा करके गू के राज को समझता
सा आया है। 7 दिन पहले अवेकनिंग सेरेमनी में आप सभी ने अपने अपर्चर को अवेकन किया और अपने अंदर प्राइमल सी बनाया। जो भी इंसान अपना अपर्चर अवेकन करता है और अपने प्राइमल एसेंस का यूज़ करके गू को खाना देता है, उसे रिफाइन करता है एंड कंट्रोल करता है, उसे हम गू मास्टर कहते हैं। और इस तरह आप सभी को अब रैंक 1 गू मास्टर बन चुके हो। तभी गू यू मो भी अपना हाथ उठाकर पूछता है। मास्टर टीचर कहते हैं हाँ बोलो। मो भी पूछता है मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि गू मास्टर के रैंक्स होते हैं, जैसे रैंक 1 या रैंक 2, क्या आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं? टीचर समझाते हैं गू मास्टर के टोटल 9 रैंक्स होते हैं, रैंक 1 से लेकर सबसे हाईएस्ट रैंक 9 तक, और हर रैंक में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। मतलब दोस्तों रैंक 1 सबसे छोटा है एंड रैंक 9 सबसे हाईएस्ट है। इसके अंदर टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज एंड पीक स्टेज। तो ग्रेड डी, इनका प्राइमल सी अपर्चर का शेप 20 से 30% होता है। ये लोग मैक्सिमम रैंक 1 या रैंक 2 तक ही पहुंच पाते हैं। सी ग्रेड, इनका शेप 40 से 50% होता है। ये लोग रैंक 2 पीक तक जा सकते हैं और अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो मुश्किल से रैंक 3 इनिशियल स्टेज को टच कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रेड बी, इनका सी 60 से 70% होता है। ये लोग आराम से रैंक 3 तक पहुँच सकते हैं। और आखिर में ग्रेड ए टैलेंट, इनका सी अपर्चर का 80 से 90% होता है। इनका पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है और ये आराम से रैंक 5 तक पहुंच सकते हैं। बच्चे हैरान होकर पूछते हैं वाओ, तो फिर रैंक 6 के बारे में क्या? टीचर बोलते हैं रैंक 6 और उसके ऊपर के गू मास्टर लेजेंड हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हमारे गुयू क्लैन में कभी कोई रैंक 6 नहीं हुआ, पर रैंक 4 और रैंक 5 जरूर हुए हैं। बच्चे पीछे बैठे फेंग ज़ैंग को देख कर बोलते हैं कमाल है, तभी तो हर एल्डर इसे पर्सनली ट्रेन करना चाहता है। एक तरफ फेंग ज़ैंग ए ग्रेड एकदम प्राउड होकर बैठा है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ जाता है लोग फेंग जुआन को बेंच पर सोते हुए देखते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, देखो वो अभी भी सो रहा है, वो पूरे हफ्ते से बस सो ही रहा है, क्या वो अभी तक अपने सी ग्रेड रिजल्ट से दुख से बाहर नहीं आया है? दूसरा स्टूडेंट बोलता है मुझे तो लगता है वो डिप्रेस्ड है, मैंने सुना है वो रात को घर भी नहीं जाता और गांव के बाहर भटकता रहता है। कुछ लोगों ने उसे वाइन पीते हुए देखा है, नशे में धूत घूमते हुए भी। दूसरा बोलता है अच्छा हुआ वो आउटस्कर्ट साफ हो चुके थे, वरना वो मारा जाता। क्लासमेट्स बोलते हैं अफसोस, इतने सालों तक जीनियस कहलाने के बाद आखिर में सी ग्रेड निकला, जबकि उसका छोटा भाई ए ग्रेड निकलकर स्टार तक पहुंच गया और ये सबका मजाक बन के रह गया। लेकिन असल बात ये है फेंग जुआन बस सोने का नाटक कर रहा है और रात को शराब पीने का नाटक करके एक्चुअली में सीक्रेट लोकेशन पर फ्लावर वाइन मॉन्ग के ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है। टीचर बेंच पर सोए हुए फेंग जुआन को देखकर गुस्से में सोचते हैं पूरा 1 हफ्ता हो गया है और ये अभी भी इतना डिप्रेस और केयरलेस है। ना तो ये अपना बिहेवियर ठीक कर रहा है और ना ही इसे किसी बात का फ़र्क पड़ता है। मैंने शुरुआत से ही इसको पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसे बंदे जीनियस कैसे हो सकते हैं? टीचर आगे सोचता है छोड़ो, वैसे भी ये सिर्फ एक सी ग्रेड है, इतना छोटा सा झटका भी नहीं सह पाया। ऐसे बेकार एटीट्यूड वाले बंदे किसी काम के नहीं होते। इस पर क्लैन के रिसोर्सेज वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। फिर टीचर क्लैन की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे क्लैन में पहले बड़े बड़े गू मास्टर हुए हैं, जिनमें से 2 तो रैंक 5 तक पहुंचे थे। पहले थे हमारे प्राउड एंसेस्टर फर्स्ट क्लैन हेड जिनबो गुयू, विलेज की बुनियाद रखी थी, और दूसरे थे फोर्थ क्लैन हेड, जिन्होंने अपनी मेहनत से रैंक 5 अचीव किया था। टीचर अपना मुट्ठी जमीन पर मारते हुए चिल्लाता है अगर उस नीच और बेशरम फ्लावर वाइन मॉन्क ने उन्हें धोखा न दिया होता तो हमारे फोर्थ क्लैन हेड रैंक 6 तक पहुंच जाते। टीचर अफसोस जताते हुए बोलते हैं वो फ्लावर वाइन मॉन्क जरूरत से ज़्यादा चालाक और मक्कार था। टीचर सोचता है ये अफसोस की बात है कि फोर्थ हेड बहुत दयालु और रहम दिल थे और इसी वजह से वो कम उम्र में ही मारे गए। काश मैं 100 साल पहले वहाँ होता तो मैं उस साले मॉन्क को खुद जान से मार देता। अब सोता हुआ फेंग जुआन मन ही मन ये सब सुन रहा है और वो सोचता है फ्लावर वाइन मॉन्क, हाँ क्लैन का हर बंदा इस कहानी को जानता है, लेकिन असलियत में ये है कि फ्लावर वाइन मॉन्क खुद एक रैंक 5 डेमोनिक गू मास्टर था जो अय्यास और बदनाम था। डेमोनिक पाथ वाले लोग भी उससे नफरत करते थे। फेंग जुआन पास्ट को याद करता है। सालों पहले वो विलेज पर कब्जा करने के लिए किंग माउ माउंटेन में घुसा था, पर फोर्थ हेड ने उसका प्लान पकड़ लिया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई और मांग घुटनों पर आकर भीख मांगने लगा। तभी फोर्थ हेड ने उसे छोड़ना चाहा, पर उस कमीने मॉन्क ने पीछे से सरप्राइज अटैक करके फोर्थ हेड को डेडली अटैक दे दिया। गुस्से में आकर फोर्थ हेड ने मॉन्क को वहीं मार गिराया।
पर खुद भी अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिए। तभी से पूरा क्लैन फोर्थ हेड को एक हीरो मानते हैं। फेंग यून बेंच पर से उठता है और सोचता है, लेकिन वो फ्लावर वाइन मॉन्क आखिर मरा कहाँ था? मैंने विलेज के चारों तरफ ढूंढ लिया, पर अभी तक मुझे उसकी लेगेसी मतलब खजाना क्यों नहीं मिला? फेंग यून अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी याद करता है। मुझे याद है, अवेकनिंग सेरेमनी के 2 महीने बाद क्लैन का एक दुखियारा गू मास्टर जंगल में शराब पीने गया था। शराब की खुशबू से एक रेयर लिक और वार्म गू वहां खींचा चला आया। वो गू मास्टर उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। भागते भागते वो एक गुफा के सीक्रेट एंट्रेंस के पास पहुंच गया और चिल्ला उठा, वेयर इज दिस? वो गू मास्टर अंदर गया तो उसे फ्लावर वाइन मॉन्क की डेड बॉडी और उसका पूरा खजाना मिल गया। उसने विलेज वापस आकर सब बताया और क्लैन ने उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया, जिससे उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट हो गई। फेंग यून फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, अफसोस कि मुझे उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। मैंने इतने दिनों से शराब खरीदकर लिकॉर वॉर्म को ल्योर करने की कोशिश की, पर हर बार फेल हो गया। अगर मुझे लिकॉर वॉर्म मिल जाए और मैं उसे अपनी वाइटल गू बना लूँ तो वो हमारे क्लैन के मूनलाइट गू से 1000 गुना बेहतर होगी। अभी अप्रैल चल रहा है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता। क्लास में टीचर प्राइमल स्टोन समझा रहे होते हैं। प्राइमल स्टोन हमारी करेंसी भी है और हमारी कल्टीवेशन का टूल भी। इनसे आप सीधे प्योर एनर्जी निकाल कर अपने प्राइमल सी को जल्दी फील कर सकते हो, जिससे कल्टीवेशन स्पीड फास्ट हो जाती है। टीचर बोलते हैं, अब वक्त आ गया है अपनी वाइटल गू को रिफाइन करने का। क्लास के बाद सब बच्चे गू रूम जाकर अपनी मर्जी के एक गू चूज करोगे और घर जाकर उसे रिफाइन करोगे। ये आपका फर्स्ट कंपटीशन है। जो सबसे पहले अपनी वाइटल गू को रिफाइन कर लेगा उसे 20 प्राइमल स्टोन रिवॉर्ड में मिलेगा। सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। वाओ! एक बच्चा पूछता है, मास्टर अगर कोई अपने रैंक से बड़ी गू यूज करे तो क्या होगा? टीचर वार्न करते हैं, ऐसा मत करना। रैंक 1 गू मास्टर सिर्फ रैंक 1 गू ही हैंडल कर सकता है। गू के भी टोटल 9 रैंक होते हैं जो गू मास्टर के रैंक से मैच करते हैं। मास्टर वार्निंग देते हुए आगे कहते हैं, अगर कोई गू मास्टर अपने रैंक से ज़्यादा पावरफुल गू यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा गू वॉर्म को जिंदा रखने के लिए खाना खिलाना पड़ता है और हाई रैंक गू का खाना अफोर्ड करना लो रैंक गू मास्टर की बस की बात नहीं है। इसी वजह से नॉर्मल बिगनर सबसे पहले रैंक 1 गू वॉर्म को ही रिफाइन करते हैं और एक गू मास्टर अपने जीवन में सबसे पहले जिस गू वॉर्म को रिफाइन करता है उसे उसकी वाइटल गू कहा जाता है। मास्टर आगे बोलते हैं, अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनो। वाइटल गू और गू मास्टर के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा होता है। अगर आपकी वाइटल गू मर जाती है तो गू मास्टर भी नहीं बचेगा, उसे सेवरल इंटरनल डैमेज होगा। इसलिए हमेशा अपनी वाइटल गू की जान बचाना। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, यस मास्टर। क्लास खत्म होती है और फेंग यून सोचता है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। मुझे कौन सी गू वॉर्म चूज करनी चाहिए, ये वही सोचता है। बाहर बच्चे लाइन में लगे होते हैं और एक्साइटेडली चिल्लाते हैं, वाह कितना एक्साइटिंग है, ये हमारी लाइफ की पहली गू वॉर्म होगी। गू रूम के बाहर फील्ड में धक्का मुक्की होने लगती है। गार्ड बोलता है, लाइन बनाओ, एक एक करके अंदर जाओ। बच्चे आपस में चिल्लाते हैं, पुश मत करो, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। गार्ड फेंग यून की तरफ इशारा करता है, जल्दी करो, तुम अंदर जा सकते हो। फेंग यून गू रूम में कदम रखता है। चारकोल और क्ले के बर्तनों में अलग अलग गू वॉर्म हिल रहे होते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर सोचता है, ये सब के सब बस नॉर्मल रैंक 1 गू वॉर्म है। फेंग यून प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचता है, मेरा प्लान था कि फ्लावर वाइन मॉन्क की लिकॉर वॉर्म ढूंढकर उसे अपनी वाइटल गू बनाना, पर अभी तक मुझे कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए सेफ्टी के लिए अभी मूनलाइट गू ही ले लेता हूँ। वो आगे बढ़ता है, ये रही। वो अपने हाथ में ब्लू ग्लोइंग क्रेसेंट मून जैसे गू को उठाता है। ये है मूनलाइट गू, जो गू यू क्लैन की खास पहचान है। ज़्यादातर क्लैंसमैन इसे ही अपनी वाइटल गू बनाते हैं क्योंकि ये क्लैन के सीक्रेट टेक्निक से बनाई जाती है। वाघे सोचता है, लेकिन चाहे यह कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, मेरे कल्टीवेशन के लिए लिकॉर वॉर्म ही सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। गू रूम से बाहर आने पर दूसरे स्टूडेंट उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है। हटो रास्ते से, मुझे जल्दी रिफाइन करके 20 प्राइमल स्टोन के रिवॉर्ड जीतना है। फेंग यून सीधा वाइन शॉप जाता है। ओनर 2000 एज्ड वाइन दो। शॉपकीपर मुस्कुराकर कहता है, अरे साहब, हाँ 7 दिन से रोज 2000 ले जा रहे हो। शराब लेने के बाद फेंग यून रास्ते में चलता हुआ टेंशन में रहता है। कल मेरे पास शराब खरीदने के पैसे प्राइमल स्टोन खत्म हो जाएंगे और लिकॉर वॉर्म अभी तक बाहर नहीं आई। क्या मुझे सच में मूनलाइट गू को ही अपना वाइटल गू बनाना पड़ेगा? वो रियलिटी कैलकुलेशन करता है। 20 प्राइमल स्टोन का रिवॉर्ड लेने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाइटल गू का रिफाइनमेंट कम्प्लीटली टैलेंट पर डिपेंड करता है। मेरे सीक्रेट टैलेंट के साथ बिना किसी शॉर्ट
शॉर्टकट कि मैं ये रेस कभी नहीं जीत सकता। तभी आगे से फेंग जेन आकर उसका रास्ता रोकता है। वो गुस्से और एटीट्यूड में बोलता है, बड़े भाई आपने सच में फिर से शराब खरीद ली, मेरे साथ चलो, अंकल और आंटी आपको बुलाए हैं। फेंग जेंग आगे चलकर अपने भाई पर चिल्लाता है, बड़े भाई आप हर दिन ऐसे नहीं कर सकते, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो लोग आपकी परवाह करते हैं वो कितने वरीड है, अपने आप को संभालो। फेंग युआन बिना कुछ बोले बस एक बार डरावने तरीके से फेंग जेंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में इतना सन्नाटा और डर होता है कि सिंगल स्टेयर से फेंग जेंग के पसीने निकल जाते हैं। वो कांपने लगता है, मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर इतना भी करेज नहीं है कि मैं बड़े भाई की आंखों में देख सकूं। वो तुरंत अपने आप को झूठ बोलता है, नहीं मैं पुराना वाला वीक फेंग जेंग नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। फेंग जेंग ए ग्रेड जीनियस बनने के बाद अकड़ रहा है, लेकिन 500 साल पुराने डीमन मोनार्क फेंग युआन का एक स्टेयर ही उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। फेंग जेंग गुस्से में अपने दिमाग में चिल्लाता है, मैं बेहतर हूँ, यही असलियत है। पर जैसे वो फेंग युआन से नज़र मिलाता है उसका हेडबैंड थोड़ा खिसक जाता है और वो नर्वस होकर कहता है, वॉट। वो गुस्से में अपना पैर ज़मीन पर पटकता है, डैम इट। लेकिन फेंग युआन एकदम शांति से आगे बढ़ते हुए बोलता है, किस बात का वेट कर रहे हो, चलो। अंकल आंटी के घर पहुंचने पर अंकल बोलते हैं, तुम दोनों अब 15 साल के हो चुके हो और गू मास्टर बन गए हो, बहुत अच्छे। खास करके फेंग जेंग। आंटी मीठा नाटक करके कहती है, गू रिफाइन करने में काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए मैं तुम दोनों को 6 प्राइमल स्टोन देती हूँ। फेंग जेंग खुश होकर झुकता है, आपका बहुत धन्यवाद। आंटी इमोशनल कार्ड खेलती है, अरे इतना फॉर्मल मत हो, हमने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों जैसा देखा है, हमारी अपनी कोई संतान नहीं है, खास तुम दोनों ऑफिशियल हमारे बच्चे बन जाते। अंकल बात आगे बढ़ाते हैं, हम दोनों ने बात की है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारी ब्लड लाइन को इनहेरिट करो और असली फैमिली बन जाओ। फेंग जेंग, क्या तुम तैयार हो? फेंग जेंग इमोशनल होकर बोलता है, हमेशा से मैंने तो इसका सपना देखा था, आपका बेटा बनना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आंटी हंसती है, बहुत अच्छे, अब तुम हमारे बेटे हो तो हमें तुम्हें आंटी अंकल क्यों बुला रहे हो? फेंग जेंग तुरंत घुटनों पर बैठकर उनके पैर पकड़ लेता है, पापा मम्मी। अंकल खुश होता है, शाबाश बेटे, हमने 10 साल तुम्हें पालकर वेस्ट नहीं किया। फिर अंकल फेंग युआन से पूछते हैं, और तुम्हारा क्या कहना है फेंग युआन? फेंग युआन चुप रहता है। अंकल बोलते हैं, ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बात यह है कि तुम 15 के हो गए हो तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए तुम्हें अपना अलग घर बसाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 200 प्राइमल स्टोन रखे हैं। फेंग युआन उनकी चाल तुरंत समझ जाता है और ऑफर रिजेक्ट करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर और कोई बात नहीं है तो मुझे इजाज़त दें। और वो बैग उठाकर निकल जाता है। फेंग जेंग बोलता है, बड़े भाई। फिर अंकल से बोलता है, भैया शायद कंफ्यूज है, मैं उन्हें समझा कर आता हूँ। अंकल नाटक करता है, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे हो फेंग जेंग, पर उसे जाने दो। फेंग युआन के जाते ही अंकल आंटी अपना असली शैतान चेहरा बाहर आता है। अंकल गुस्से में चिल्लाता, फेंग युआन वो चालाक कमीना। आंटी पूरा प्लान एक्सप्लेन करती है, अगर वो हमारी फैमिली में अडॉप्ट होता तो वो अपने असली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, और अगर वो 200 स्टोन लेकर अलग घर बसा लेता तब भी वो लीगली प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठता। पर वो हमारे दोनों चाल में नहीं फंसा, डैम इट। अंकल बोलते हैं, अच्छा हुआ हमने ए ग्रेड जीनियस फेंग जेंग को अपने कब्जे में कर लिया, और फेंग युआन तो वैसे भी एक सी ग्रेड है। आंटी टेंशन में बोलती है, पर ये लड़का ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। अंकल आंटी डार्क रूम में अपना अगला प्लान बनाते हैं। आंटी बोलती है, फिक्र मत करो, अगर हमने उसे किसी झूठे केस में फंसा दिया तो वो बैनिश भी होगा और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के सारे राइट्स भी खो देगा। अंकल गुस्से में बोलते हैं, हाँ मैंने उसे मौका दिया था पर उसने मेरे खिलाफ जाना चुना, अब अगर मैं उसके साथ बुरा करूँ तो मुझे दोष मत देना। रात के अंधेरे में फेंग युआन बैम्बू फॉरेस्ट में चलता हुआ मुस्कुराता है, हाँ वो दोनों जरूर मुझे बैनिश करने का कोई नया तरीका सोच रहे होंगे। वो पास लाइफ याद करता है, पिछली ज़िंदगी में उन्होंने सर्वेंट से मेरे कमरे में चोरी का सामान छुपवा कर मुझे चोरी के केस में फंसा दिया था, पता नहीं इस बार वो क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। फेंग युआन प्रैक्टिकल रियलिटी कैलकुलेशन करता है, पिछली बार मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं ले पाया था, जिसके चक्कर में मुझे रैंक 1 पीक तक पहुंचने में पूरे 2 साल लग गए थे। अगर मेरे पास पैसे और रिसोर्स नहीं होंगे तो मैं कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ना कोई ए ग्रेड टैलेंट है और ना ही कोई टीचर, मेरे पेरेंट्स का खजाना ही मेरा अकेला रिसोर्स है। मैं एक ही गलती 2 बार नहीं दोहरा सकता, और फिलहाल फ्लावर वाइन मॉन्ग का खजाना ढूंढना ही मेरा पहला प्रायोरिटी है। फेंग युआन ठंडी हवा में आगे बढ़ता है। आज रात की हवा में थोड़ी ठंडक है। दूसरी तरफ फेंग जेंग अपने रूम में बैठकर पढ़ाई और मेहनत कर रहा है।
अंकल आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार ज़रूर नंबर 1 आऊँगा और आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। तभी उसकी मेट कोई नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आती है। यंग मास्टर, आपके बाथ के लिए पानी रेडी है। फेंग ज़ेंग ब्लश करते हुए बोलता है, अंदर ले आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। फेंग युआन अपने कमरे में बैठकर मून लाइट गू को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। वो हाँफने लगता है, 30 मिनट में मेरा आधा प्राइमल एसेंस खत्म हो गया है और मैं मूनलाइट गू को सिर्फ 1/12 पार्ट ही रिफाइन कर पाया हूँ। इस स्पीड से तो मेरे नंबर 1 आने का कोई चांसेस नहीं है। गू को रिफाइन करना सच में बहुत मुश्किल है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है, बारिश रुक गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है मैड सैन कुई की। वो आती है और बोलती है, यंग मास्टर फेंग युआन, मैं हूँ। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खाना और शराब लेकर आई हूँ। फेंग युआन अपना दिमाग चलाता है और सोचता है, आखिरकार ये आ ही गई। वो नॉर्मल टोन में बोलता है, मुझे सच में भूख लगी है, अंदर ले आओ। सैन कोई खाना और शराब टेबल पे रखती है और एक शेड्यूल टोन में बोलती है, आपकी सर्वेंट ने आज थोड़ी हिम्मत जुटाई है और वो यंग मास्टर के साथ बैठकर 2 घूंट शराब पीना चाहती है। फेंग युआन चुपचाप उसे देखता रहता है। सैन कोई अंकल और आंटी के ऑर्डर पर यहाँ आई है ताकि वो फेंग युआन को शराब पिलाकर बेहोश कर सके और उसके रूम में चोरी का सामान रखकर उसे फंसा सके। सैन कोई चालाकी से फेंग युआन की गोद में बैठ जाती है। वो बोलती है, यंग मास्टर फेंग युआन, मैं आपसे हमेशा से प्यार करती हूँ। आपके टैलेंट ग्रेड चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप पर डिपेंड होना चाहती हूँ एंड आपको कंफर्ट देना चाहती हूँ। वो उसके कान के पास आकर बोलती है, आज रात आपकी ये सर्वेंट अपना जिस्म आपको सौंपना चाहती है। वो कप में शराब डालती है और बोलती है, यंग मास्टर, आइए मैं अपने हाथों से आपको ये ड्रिंक पिलाती हूँ। फेंग युआन बिल्कुल हिलता नहीं है। उसके चेहरे पर एक कोल्ड और इमोशनलेस लुक रहता है। वो बस हल्का सा बोलता है, अभी भी नाटक चल रहा है। फेंग युआन बोलता है, तो ये बस एक सस्ता सेड्यूस प्लॉट था। सैन कोई घबराकर बोलती है, यंग मास्टर, आपका क्या मतलब है? बिना किसी हेजिटेशन के फेंग युआन आगे बढ़ता है और सैन कोई का गला एक हाथ से पकड़कर उसे दबाने लगता है। सैन कोई चिल्ला उठती है, यंग मास्टर, आप ये क्यों कर रहे हैं? फेंग युआन बोलता है, अंकल आंटी ने तुम्हें भेजा है मुझे सेड्यूस करने का इल्ज़ाम लगाने के लिए। इसका मतलब नीचे ज़रूर गवाह रेडी बैठे हैं जो चिल्लाकर अंदर आएंगे। वो उसकी गर्दन और ज़ोर से दबाते हुए कहता है, पर तुम्हारी औकात क्या है मुझे सेड्यूस करने की? क्या तुम्हें लगता है कि अपने जिस्म का लालच देकर तुम मुझे जाल में फंसा लोगी? सैन कोई कदम घुटने लगता है। फेंग युआन उसे ज़मीन पर फेंक देता है। वो खांसने लगती है। फेंग युआन झुककर उसकी चीन पकड़ता है और एक टेरिफाइंग स्माइल के साथ बोलता है, सैन कोई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? सैन कोई डर के मारे रोने लगती है। फेंग युआन मुड़ता है और बोलता है, क्योंकि तुम इतने सालों से मेरी पर्सनल मेड रही हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम हमेशा से इस गुलामी से आज़ादी चाहती थी। जाओ मेरे छोटे भाई फेंग ज़ेंग के पास जाओ। वो न सिर्फ बेवकूफ़ है बल्कि बहुत मासूम भी है। वो तुम्हारी इस जाल में आराम से फंस जाएगा। वो दरवाज़ा खोलकर कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सैन कोई शॉक्ड और रोती हुई वहाँ से निकलने लगती है। नीचे खड़े लोग सैन कोई को रोता हुआ बाहर आते देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? क्या हमारा प्लान फेल हो गया? फेंग युआन खिड़की से देखते हुए स्माइल करता है। उन्होंने इस बार इतना खूबसूरत चारा भेजा था, पिछली जिंदगी से तो काफ़ी ज़्यादा नया था। वो एक डार्क विलन स्माइल के साथ बोलता है, हे अंकल आंटी, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। अंकल आंटी के घर से निकलने के बाद फेंग युआन रात में चलता हुआ सोचता है, लगता है मैं अब उस घर में नहीं रह सकता। मुझे सोने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। वो एक लोकल इन होटल में जाता है। इनकीपर उसके पुराने कपड़े देखकर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सर, हमारा होटल इतना भी सस्ता नहीं है। आपकी हालत देखकर लगता है कि आप इसका रेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फेंग युआन बिना कुछ बोले काउंटर पर प्रेमल स्टोन निकालकर फेंकता है। क्या ये काफ़ी है? मैनेजर के सुर तुरंत बदल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा है। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप बैठिए, आपका रूम अभी रेडी होता है। वेटर, सर के लिए तुरंत अच्छा खाना और शराब लाओ। खाना आने पर फेंग युआन कैलकुलेशन करने लगता है। मेरे पास अब बस 4 प्राइमल स्टोन बचे हैं, जबकि मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए कम से कम 7 से 8 प्राइमल स्टोन चाहिए। और फ्लावर वाइन मॉन्क की लिक्योर वॉर्म की तो बात ही अलग है। उसके लिए तो ये पैसे ना के बराबर हैं। वो आगे सोचता है, एक प्राइमल स्टोन से एक नॉर्मल फैमिली पूरा 1 महीना गुजार सकती है, पर लिक्योर वॉर्म को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 20 स्टोन्स लगेंगे। फिलहाल मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, फ्लावर वाइन मॉन्क के खजाने पर अपना दांव लगाना। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, मैं 1 हफ्ते से शराब से लिक्योर वॉर्म को ल्यूरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह ट्रिक काम क्यों नहीं कर रहे? तभी पास के टेबल पर कुछ जंगली शिकारी आपस में दारू पीते हुए शोर मचाते हैं। ब्रदर फेंग, आओ एक ड्रिंक और हो जाए।
अकेले एक विशाल जंगली सुअर को मार गिराना असली मर्द की पहचान है। चलो पियो। मेन हंटर बोलता है, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ पर अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। दूसरा चिल्लाकर वेटर से बोलता है, क्या मतलब, क्या तुम्हें ये चीप वाइन पसंद नहीं आई? वेटर, अपने होटल की सबसे बेस्ट वाइन लेकर आओ। वेटर डरते हुए बोलता है, सर हमारे पास अच्छी वाइन तो है पर वो बहुत महंगी है। हंटर गुस्से में आते हुए बोलता है, क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? वेटर बोलता है, नहीं सर, बात यह है कि उस खास वाइन का एक जार का कीमत 2 प्राइमल स्टोन है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। क्या 2 प्राइमल स्टोन? मेन हंटर बोलता है, मजाक मत करो लड़के, इतनी महंगी शराब भी होती है क्या? फिर वो बात पलटते हुए बोलता है, हाँ वैसे भी हमने आज काफ़ी पी ली है, उसे अगली बार के लिए बचा कर रखते हैं। और इसी के साथ आज का ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फेंग युआन एक होटल में आ गया होता है और उसके सामने कुछ लोग बहस कर रहे होते हैं। अब आगे तभी कॉर्नर में बैठा एक नया गू मास्टर जिसका नाम जियांग या है, वो हंसने लगता है। सच में कितना मजाक है। हंटर गुस्से में उठता है, तुमने क्या कहा? जियांग एटीट्यूड में बोलता है, पैसे नहीं है तो फिर फालतू का शोर क्यों मचाते हो? अगर महंगी शराब खरीदने की औकात नहीं है तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और एक साइड बैठो। हंटर गुस्से में उसे मारने आता है पर जैसे ही जियांग अपना रैंक 1 गू मास्टर का टोकन मतलब कि बैज निकालकर दिखाता है, सभी हंटर के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए सर गू मास्टर, हमने ज्यादा पी ली थी, हमारा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। जियांग एरोगेंटली बोलता है, वेटर वो 2 स्टोन वाली वाइन लेकर आओ। वेटर वाइन लाता है। जियांग उसकी खुशबू लेता है। ये तो काफी हाई क्वालिटी ग्रीन बैम्बू वाइन है। हंटर डर के मारे बोलता है, सर अगर आपको पसंद आई तो आप इसे पी लीजिए, ये मेरी तरफ से माफ़ी होगी। जियांग्या बोलता है, ओह तो तुम तो काफ़ी मेहरबान हो, तुम शिकारी लोग मुझसे भी ज़्यादा अमीर निकले जो 2 स्टोन शराब पर उड़ा रहे हो। फिर उसका मूड इवील हो जाता है। मैं फिलहाल ब्रोक मतलब कंगाल हूँ और तुम मेरे सामने औकात दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जियांग्या पूरी शराब हंटर के सर पर डाल देता है और फिर भरा हुआ मिट्टी का जार सीधा उसके सर पर दे मारता है। हंटर का सर फट जाता है और वो खून में लथपथ हो जाता है। जियांग्या चिल्लाता है, क्या तुम 2 टक्के के कचरे इस वाइन के लायक भी हो? हंटर घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है, नहीं सर हम लायक नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। तभी पास में बैठी एक फीमेल गुमाटर उसे रोकती है, बस करो जियांग्या, इतना काफी है, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी पर मुझे है। होटल में वायलेंट सीन के बाद जियांग्या सभी हंटर को वार्न करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर दारू पीने की हिम्मत नहीं है तो जाओ और ग्रीन बैम्बू वाइन पियो, मैं भी देखता हूँ कि अब किसकी हिम्मत होती है ये महंगी वाइन पीने की। तभी होटल के कॉर्नर से एकदम काम आवाज आता है। फेंग जुआन वेटर को बुलाकर बोलता है, वेटर मुझे ग्रीन बैम्बू वाइन का एक जार दो। ये सुनते ही वहाँ खड़े सारे हंटर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जियांग्या गुस्से में पीछे मुड़कर उस तरफ देखता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरा ऑर्डर देने के बाद भी वाइन मंगवा रहा है। हंटर आपस में फुसफुसाते हैं, ये लड़का क्या ये मरना चाहता है? लेकिन जियांग्या जैसे ही फेंग युआन की तरफ देखता है उसे उसके अंदर प्राइमल एसेंस का ऑरा महसूस होता है। वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक गू मास्टर है। वो एटीट्यूड बदलकर बोलता है, ओह तो ये हमारे क्लैन का जूनियर ब्रदर है, तब तो बात अलग है। फेंग युआन को ग्रीन बैम्बू वाइन का जार पकड़ आता है। फेंग युआन जार उठाता है और इनकीपर से बोलता है, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। मैनेजर बोलता है, जी बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। फेंग युआन रात के अंधेरे में बैम्बू फॉरेस्ट में चलता है और ग्रीन बैम्बू वाइन का ढक्कन खोलता है। वो सोचता है बारिश के बाद की ताज़ा हवा शराब की खुशबू को दूर दूर तक फैलाने के लिए काम आता है और ये सबसे बेस्ट है। और ये जंगल का वो आखिरी हिस्सा है जहाँ मैंने अभी तक सर्च नहीं किया है। वो आगे बढ़ते हुए टेंशन में आता है, मेरे पास अब बस 2 प्राइमल स्टोन ही बचे हैं। अगर मैं इस बार भी फ्लावर वाइन मोंग का खजाना ढूंढने में फेल हो गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आज रात मेरा आखिरी दाव है। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो फेंग युआन रुक जाता है। वो उदास होकर सोचता है, आखिरकार ये ट्राई भी फेल हो गया। वो गहरी सांस लेता है, अब मुझे रुकना पड़ेगा वरना मेरे पास मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। वो आसमान में चांद को देखते हुए एक डीप बात सोचता है, यही तो जिंदगी की मजबूरी है पर शायद यही जीने का असली खूबसूरत एहसास भी है। लेकिन तभी अंधेरे जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी चमकती है। एक छोटा सा क्यूट ग्लोइंग इंसेक्ट शराब की खुशबू से अट्रैक्ट होकर बाहर निकलता है। वो ड्रंक होकर हवा में घूम रहा होता है। ये और कोई नहीं दोस्तों, दी लिकॉर वॉर्मगू होता है। फेंग युआन की आंखें चमक उठती है, ये तो लिकॉर वॉर्म है, ये पहले से ही शराब के नशे में है
और अब ये सीधा मुझे फ्लावर वाइन मॉन्ग के सीक्रेट स्पॉट पर ले जाएगा। लिकॉर वर्म हवा में उड़ते हुए एक वाटरफॉल की तरफ भागता है। फेंग युआन उसके पीछे पीछे तेज रास्ते पर दौड़ता है। वो झरने के पीछे पहुंचता है और देखता है कि झरने के पानी के पीछे एक सीक्रेट केव छुपी हुई है। फेंग युआन मुस्कुराकर सोचता है तो ये जगह सच में इस झरने के पीछे थी। फेंग युआन गुफा के अंदर कदम रखता है। झरने के पीछे गुफा। अब समझ आया कि मुझे इतने दिनों से कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा था। गुफा के अंदर आगे बढ़ते उसे एक पुराना स्केलेटन मिलता है जिसके गले में रेड जेम लगे होते हैं। फेंग युआन स्माइलिंग लुक के साथ बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया फ्लावर वाइन मॉन्ग। फेंग युआन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तुम्हारी लिकॉर वर्म और तुम्हारा सारा खजाना अब मेरा होगा। लेकिन जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है गुफा में एक खौफनाक आवाज गूंजती है। हिलने की कोशिश भी मत करना। फेंग युआन के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर शॉक का रिएक्शन आता है। जैसे ही केव के अंदर से आवाज आती है फेंग युआन हैरान हो जाता है। क्या मेरा कोई पीछा कर रहा था? कौन है वो मन में सोचता है, लानत है, मैं फिलहाल बहुत वीक हूँ, लड़ाई में मेरे जीतने का कोई चांसेस नहीं है। गुफा से आवाज आती है, तुम पर मेरे खास पॉइजन गू का जहर चढ़ चुका है। अगर 7 दिन में काउंटर एंटीडोट नहीं मिला तो तुम खून और फूस बनकर मर जाओगे। फेंग युआन तुरंत चालाकी से बोलता है, क्या तुम्हें लिकॉर वर्म चाहिए? अगर तुम्हें इसे चाहिए तो तुम इसे ले सकते हो। फेंग युआन आगे बोलने लगता है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो सर फ्लावर वाइन मॉन्ग। लेकिन तभी दीवार पर रोशनी चमकती है और एक इमेज प्रोजेक्शन चलने लगती है। फेंग युआन शॉक्ड हो जाता है, ये क्या है? प्रोजेक्शन में फ्लावर वाइन मॉन्ग एक जमीन पर घुटनों पर गिरे बंदे पर हंस रहा होता है। गू यू क्लैन का हीरो, इतनी कम उम्र में रैंक 5 तक पहुंचने वाला। मुझे लगा था तुम एक शानदार दुश्मन हो, पर तुम तो इतने पैथेटिक निकले। फेंग युआन उसे देखकर चिल्ला उठता है, फ्लावर वाइन मॉन्ग। यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है। घुटनों पर गिरा बंदा कोई और नहीं बल्कि फोर्थ क्लैन हेड था। फोर्थ क्लैन हेड गिड़गिड़ा रहा होता है, सर फ्लावर वाइन, प्लीज मेरे क्लैन का पहले के एहसानों को याद रखें और मेरी जान बख्श दें। फ्लावर वाइन मॉन्ग गुस्से में चिल्लाता है, मैं यहाँ आमने सामने फेयर ट्रेड करने आया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी सारी शराब में पॉइजन मिला दिया। फ्लावर वाइन मॉन्ग चिल्ला उठता है, क्लैन की मेहमान नवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत ये बोलने की? तुम मेरे सर काट कर पूरी दुनिया में हीरो बनना चाहते थे ना, तुम्हें फेम और ग्लोरी मिली। तुम कितने नीचे गिर चुके हो फोर्थ क्लैन हेड। फोर्थ क्लैन हेड उसके पैर पकड़कर रोता है, सर मेरी बेकार जिंदगी को छोड़ दीजिए। हमारे क्लैन के सारे प्राइमल स्टोन आपके हैं। मैं आपकी इंस्लेमेंट गू लेकर पूरी जिंदगी आपका गुलामी करने वाला कुत्ता बनूंगा। मॉन्ग बोलता है, इंस्लेमेंट गू एक रेयर रैंक 5 गू है। क्या तुम्हें लगता है वो मेरे पास है? पर तुम्हारे जहर का इलाज सिर्फ मेरे पास है। आज के बाद तुम मुझे हर हफ्ते 3000 प्राइमल स्टोन और 15 केजी मून और काइट पेटल दोगे, तभी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। फोर्थ हेड जमीन पर सर टिकाकर कहता है, आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मॉन्क आगे बोलता है, बस करो ये नाटक, मुझे तुम जैसे बेकार लोगों से नफरत है। लेकिन तभी जमीन पर झुका हुआ फोर्थ क्लैन हेड अचानक आंखों में शैतान जैसे गुस्सा लाता है और बिना किसी चेतावनी के मॉन्क पर एक डेडली स्नीक अटैक कर देता है। मॉन्क पीछे गिरता है, तुम्हारे पास अभी भी गू कैसे बची है? फोर्थ क्लैन हेड खून में लथपथ होकर हंसता है, ये मून शैडो गू है, ये तुम्हारे प्राइमल सी को ब्लॉक कर देती है। अब तुम खत्म हो, चुपचाप सरेंडर कर दो वरना मरोगे। फ्लावर वाइन मॉन्ग गुस्से में चिल्लाकर उसे एक खतरनाक घुसा मारता है और बोलता है, भाग यहाँ से। फोर्थ हेड का गला चीर देता है। तभी बाहर से बाकी क्लैन हेडर आकर चिल्लाते हैं। क्लैन हेड मॉन्ग जख्मी और पॉइजन होने के बावजूद पागलों की तरह हंसता है, आओ सबके सब आओ। एल्डर चिल्लाते, इसका काम तमाम कर दो, फोर्थ हेड का बदला लो। प्रोजेक्शन खत्म होती है जहां मॉन्ग घायल होकर वहां से भाग जाता है। प्रोजेक्शन बंद होते ही फेंग युआन कोल्ड स्माइल करता है, तो ये असलियत थी, क्लैन हेल्डर ने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। अब समझ आया कि पिछली जिंदगी में जिस गू मास्टर को ये केव मिली थी उसने ये बात सबसे क्यों छुपाई। उसे डर था कि अगर एल्डर्स को पता चला कि वो सच जानता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फेंग युआन उस पुराने गू मास्टर का मजाक उड़ाता है, कितना डरपोक था वो, इतनी मुश्किल से मिला खजाना क्लैन को क्यों दे दिया। वो बिना किसी डर के स्केलेटन की तरफ हाथ बढ़ाता है। अगर उन्हें पता चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। वो स्केलेटन के अंदर से आइटम निकालता है और उसके चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आती है। फाइनली फेंग युआन स्केलेटन के पाउच को चेक करता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है, इसके पास बस 15 प्राइमल स्टोन बचे थे, कितना कंगाल निकला। वो आगे चेक करके देखता है बाकी सारे गू वॉर्म भूख के मारे मर चुके हैं। लगता है लिकॉर वॉर्म ही यहाँ मेरी सबसे बड़ी कमाई है।
वो रियलिटी कैलकुलेशन करता है, ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेकार निकला, मुझे बहुत कम फ़ायदा मिल रहा है। तभी पिछली ज़िंदगी के गू मास्टर ने इसकी रिपोर्ट क्लैन को दे दी थी। इसके अलावा दीवार पर प्रोजेक्शन दिखाने वाले गू भी बस एक ही बार रिकॉर्ड कर सकती थी। वो दिमाग चलाता है, क्या मुझे भी फ़ायदा पाने के लिए क्लैन को रिपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, क्लैन की झूठी इज्जत के खिलाफ जाने वाली चीज़ें कभी अच्छी नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अगर मैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किंग माउ माउंटेन्स के बाकी 2 ओपोनेंट विलेज को बेच दूं, तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा, तो ये है असली गेम प्लान। फेंग जुआन रूथलेस टोन में बोलता है, क्लैन पर डिपेंड होना, हाँ मैं पिछली बार जितना मासूम नहीं रहा। ये घमंडी गुयू क्लैन तो बस मेरे इमोर्टल बनने के रास्ते का एक छोटा सा पत्थर है। अगर मैं इस क्लैन को तबाह भी कर दूं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो आपस होटल पहुंचता है। वेटर झुककर बोलता है, आप वापस आ गए सर, आपका रूम और गर्म पानी रेडी है। क्या आपको भूख लगी है? मैं अभी खाना बनवा देता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ आइए। फेंग जुआन रुकता है और बोलता है, ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। फेंग जुआन रूम में हाथ मुँह धोते हुए सोचता है, होटल में रहना बहुत महंगा है, अब वक्त आ गया है लिक्वर वर्म को रिफाइन करने का। एक बार ये मेरी वाइटल गू बन जाए तो मैं एकेडमी के डॉर्मेटरी में शिफ्ट हो सकता हूँ और क्लैन के रिसोर्सेज यूज कर सकता हूँ। वो अपने पैसे गिनता है। अब मेरे पास सिर्फ टोटल 17 पैमल स्टोन ही बचे हैं, जबकि मूनलाइट गू को रिफाइन करने में 5 से 7 स्टोन लगते हैं और लिक्वर वर्म के लिए कम से कम 11 से 16 स्टोन चाहिए। वो दोनों गू वर्म को कंपेयर करने लगता है। हालांकि दोनों रैंक 1 है, पर लिक्वर वर्म बहुत रेयर है, इसलिए इसे रिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आगे चलकर ये गू वर्म मेरे टैलेंट ग्रेड मीन्स अपेचर पावर को भी अपग्रेड कर सकती है। वो फैसला लेता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लिक्वर वर्म को ही रिफाइन करूँगा। वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाता है। सबसे पहले अपने प्राइमल सी से एनर्जी निकालता हूँ। वो इसका मैजिक एक्सप्लेन करता है। लिक्वर वर्म मेरे एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकती है। ये मेरे इनिशियल स्टेज प्राइमल एसेंस को मिडिल स्टेज में अपग्रेड कर देगा। इससे मेरा बेस लेवल बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा हो जाएगा और मेरी कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाएगा। फेंग जुआन रिफाइनिंग शुरू करता है। फिलहाल ये सो रही है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यही सही मौका है। वो अपनी पूरी विल पावर से उस पर प्रेशर डालता है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक लिक्वर वर्म जाग जाती है और वो तेज रोशनी छोड़ने लगती है। फेंग जुआन स्माइल करता है, तो ये जाग गई। गू रिफाइनिंग असल में गू मास्टर के विल पावर और गू के अंदर के विल पावर की लड़ाई होती है। इस लिक्वर वर्म का रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स ये फ्लावर वाइन मंक की वाइटल गू जो थी। फेंग जुआन को असली प्रॉब्लम समझ आती है। ये रिकॉम वर्म पहले रैंक 5 थी, पर सालों तक भूखा रहने के चक्कर में इसका रैंक गिरकर रैंक 1 हो गया। लेकिन फ्लावर वाइन की विल पावर भी अभी भी उसके अंदर मौजूद है। वो टेंशन में आता है। इस हिसाब से तो 17 तो क्या 30 प्राइमल स्टोन भी कम पड़ेंगे। ये सीधे फ्लावर वाइन मॉन्क की आत्मा से मेरा मुकाबला है। 1 महीने के अंदर इसे रिफाइन करना लगभग नामुमकिन है। वो होपलेस होकर बोलता है, कोई मेरी हेल्प भी नहीं करेगा क्योंकि सबके लिए मैं बस एक सिगरेट कचरा हूँ। हाँ, क्या किस्मत है। अगली सुबह फेंग जुआन खाना खाते हुए सोचता है, मैंने पूरी रात मेहनत की पर लिक्वर वर्म का 1% से भी कम हिस्सा रिफाइन हो पाया। डेमोनिक पाथ के रैंक 5 मास्टर की विल पावर सच में जबरदस्त होती है। पर चाहे जो हो जाए, मुझे आगे के लिए ये गू हर हाल में चाहिए। तभी फेंगजेन आगे से दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, आप कल रात घर वापस क्यों नहीं आए? वो फेंग जुआन के बेंच पर हाथ मारता है। बड़े भाई, मुझे बताइए, आपने सैन कुई के साथ क्या किया? दोस्तों, सैन कुई ने कल रात रूम से भागकर फेंग जैन को झूठ बोल दिया था कि फेंग जुआन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अब एक ग्रेट जीनियस फेंग जैंग अपने भाई से लड़ने आ गया है। फेंग जुआन शांति से वेटर से कहता है, वेटर थोड़ा खाना और लाओ। तभी फेंग जैंग गुस्से में बेंच पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, गू यू फेंग जुआन, मैं जानता हूँ कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ सीक्रेट टैलेंट मिला है। कल रात जब से क्यू तुम्हारे कमरे से बाहर आई है वो लगातार रो ही रही है। मैं उसे जितना समझा रहा हूँ वो उतना ही ज्यादा रो रही है। उसने सालों तक तुम्हारी सेवा की है। मैंने देखा है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है और केयर भी करती है। तुम अपनी बदकिस्मती का गुस्सा उस मासूम पर नहीं निकाल सकते जो उसके साथ नाइंसाफी है। वो आगे बोलती है, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ नहीं है? फेंग जुआन इग्नोर करके वेटर से बोलता है, मेरा खाना जल्दी लाओ। फेंग जुआन उठता है और बिना किसी हेजिटेशन के फेंग जैंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। भाई साहब, मजा आ गया। फेंग जुआन कोल्ड टोन में बोलता है, बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बड़े भाई से इस टोन में बात कर सको। सैन कोई बस एक 2 टके की नौकर है, तुम एक मेड के लिए कुछ भी करोगे, यहाँ तक कि ये भी भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फेंग जैंग अपना गाल पकड़कर शौक में बोलता है, बड़े भाई, आपने मुझे मारा, आपने
आपने आज तक मुझे कभी नहीं मारा था। फिर वो आग में घी डालते हुए बोलता है, अब मैं समझ गया, आप मुझसे जलते हो, आप सी ग्रेड हो और मेरी ए ग्रेड टैलेंट से आपको जलन हो रहा है, पर इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो भगवान का प्लान था। फेंग युआन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मासूम बेवकूफ, तुम भूल गए कि बचपन से मैंने तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे प्रोटेक्शन के बिना तुम आज तक जिंदा भी बच पाते, और आज तुम एक मामूली नौकर के चक्कर में मुझसे सवाल पूछ रहे हो? क्या तुमने अपना जमीर जंगली कुत्तों के आगे फेंक दिया है? फेंग युआन को पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपने भाई का ख्याल रखता था और उसे बुली होने से बचाता था। वो ठंडी सांस लेकर बोलता है, खैर तुमने तो अपने असली माँ बाप के खून और प्रॉपर्टी को छोड़कर दूसरों के आगे घुटने टेक दिए हैं और उनके अडॉप्ट हो गए हो। जब तुम्हारे लिए माँ बाप की संस्कृति की कोई कीमत नहीं है तो मैं तो फिर भी बस तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर फेंग युआन रिवरेंट इंसैनिटी का वन ऑफ द कोल्डेस्ट लाइन बोलता है, आज से तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो और मैं अब तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। मैंने ये वर्ड क्यों बोला दोस्तों, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है? अभी पॉज करके चलो मैं बताता हूँ। इससे ये पता चलता है कि फेंग युआन के दिल में कोई फीलिंग या रिश्ता नहीं है किसी के लिए, वो सिर्फ इस दुनिया में रूल करना चाहता है और सारे रिश्ते फीलिंग से ऊपर उठकर। खैर फेंग जेंग के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, बड़े भाई। फेंग युआन सीट पर बैठता है और डायरेक्ट बिजनेस डील ऑफर करता है। तुम्हें सैन कोई पसंद है ना? फिक्र मत करो, मैंने उसे साथ कुछ भी नहीं किया, वो अभी भी अनटच्ड और प्योर है। मुझे 6 प्राइमल स्टोन दो और सैन कोई हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। फेंग जेंग हैरान हो जाता है, बड़े भाई आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? फेंग युआन कोल्ड लुक के साथ बोलता है, ट्रेड करना है या नहीं? फेंग जेंग तुरंत गुस्से में अपनी पोटली निकालता है, मैं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। वो पैसे गिनता है, लेकिन मेरे पास अभी बस 5 और आधा मतलब 5.5 प्राइमल स्टोन बचे हैं। फेंग युआन पोटली छीनकर बोलता है, डील पक्की, अब ये स्टोन मेरे हैं, तुम जा सकते हो और इससे पहले कि मेरा मूड बदले मेरे सामने से दफा हो जाओ। फेंग जेंग वहां से निकल जाता है। फेंग युआन पोटली को देखते हुए मन में रोता नहीं बल्कि कोल्ड होकर सोचता है, आखिरकार हमारे भाई भाई के रिश्ते की कीमत बस इन्हीं कुछ पत्थरों जितनी ही निकली। भाई साहब। जबकि फेंग जेंग खुश होकर घर जाता है, कोई अब तुम लीगली और हक से मेरी हो। 2 दिन बाद फेंग युआन रूम में अकेले बैठकर लिक्योर वर्म को रिफाइन कर रहा है। वो थक कर हाँफने लगता है, मैंने 2 दिन और 2 रातें लगा दी, रोज बस 2 घंटे सोकर 12 प्राइमल स्टोन फूंक दिए, पर अभी तक 1% से भी कम रिफाइन हुआ है। टाइम के हिसाब से बाकी बच्चों में से कोई न कोई 2-3 दिन में अपनी गू रिफाइन कर ही लेगा। फेंग युआन सोचता है, खैर थोड़ा पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार लिक्योर वर्म रिफाइन हो जाए। लेकिन तभी लिक्योर वर्म से एक ब्लाइंडिंग लाइट स्पॉट निकलती है। फेंग युआन चिल्लाकर उठता है, गड़बड़ी हो गई, ये काउंटर स्ट्राइक कर रही है, इसने मेरी स्पेस अपर्चर के अंदर घुसकर अटैक कर दिया है, ये अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, अगर मैंने इसका ये अटैक झेल लिया तो ये काफी वीक हो जाएगी। फेंग युआन मेडिटेशन में पूरा ध्यान लगा देता है, मुझे अपने प्राइमल एसेंस को कंट्रोल करना होगा, बस कोई मुझे अभी डिस्टर्ब ना करे। वो फ्लावर वाइन मॉन्क की आत्मा से मेंटल वॉर लड़ते हुए चिल्लाता है, आओ फ्लावर वाइन मॉन्क, भले ही तुम रैंक 5 हो पर मेरे 500 साल के एक्सपीरियंस के आगे तुम बस एक अभी छोटे से कीड़े हो। और तभी जैसे ही लिक्योर वर्म फेंग युआन के अपर्चर के अंदर घुसती है, उसके अंदर से एक प्योर गोल्डन रेड रोशनी फट पड़ती है, एक विशाल और खौफनाक गॉडली ऑरा बाहर आता है। फेंग युआन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, वो कांपते हुए चिल्लाता है, ये क्या है? ये ऑरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है, नहीं क्या ये सच में स्प्रिंग ऑटोमन की कार्डार रैंक 6 गॉडली गू है? फाइनली हमें इसका रैंक जानने को मिला। तभी सीन चेंज होता है, फेंग जेन अंकल को बता रहा होता है कि उसने 6 प्राइमल स्टोन में कुई को खरीद लिया। ये सुनकर अंकल चिल्ला उठता है, क्या कहा तुमने 6 प्राइमल स्टोन देकर फेंग युआन को दे दिया कुई के बदले? फेंग जेंग अपनी मासूमियत में बोलता है, हाँ अंकल, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बेचारी कुई बड़े भाई के बुरे हाथों में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसे आजाद करवाने के लिए अपने पैसे दे दिए। अंकल अपना सर पकड़ लेता है, बेवकूफ बच्चे, सैन कोई हमारी सर्वेंट है, वो उसकी नहीं थी, अगर तुम्हें वो चाहिए भी थी तो तुम मुझसे मांग लेते। फेंग जेंग शॉक में हो जाता है और वो सोचता है, क्या? अंकल कहते हैं, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें 6 प्राइमल स्टोन और दे रहा हूँ, इस बार इन्हें वेस्ट मत करना, अपने कमरे में जाओ और गुण रिफाइन करने पर ध्यान दो, तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। फेंग जेंग बोलते हैं, जी पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। फेंग जेंग के जाते ही अंकल अपने गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है। फेंग युआन, वो नीच लड़का, उसने हमारी ही मेड को, हमारे बच्चे को बेच दिया, कितना चालाक है वो। आंटी बोलती है, काम हो जाइए, बस 6 प्राइमल स्टोन ही तो गए हैं। अंकल चिल्लाकर बोलता है, तुम कुछ नहीं समझती, वो सी ग्रेड लड़का, वो सिर्फ ज्यादा रिसोर्सेज के दम पर ही आगे बढ़ सकता है। पहले उसके पास 6 प्राइमल स्टोन ही थे जो काफी नहीं थे, पर जब उसके पास अब 12 प्राइमल स्टोन हो गए जो पूरी कहानी को बदल सकता है। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं, अगर सी ग्रेड वाले को ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए तो वो भी फास्ट ग्रो कर
कर सकता है, लेकिन अकेडमी के रिवॉर्ड सिर्फ टॉप स्कॉलर्स को ही मिलते हैं। अगर वो एक बार पीछे छूट गया तो उसे रिसोर्स नहीं मिल पाएंगे और वो हमेशा के लिए नीचे रह जाएगा। इसलिए हमें उसको शुरुआत से ही मोमेंटम को तोड़ना पड़ेगा। आंटी बोलती है पर वो एक साल में मैक्सिमम मिडिल रैंक 1 ही पहुंच पाएगा। आप खुद रैंक 2 गू मास्टर हैं, आप उससे क्यों डर रहे हैं? अंकल गुस्से में बोलता है, बेवकूफ औरत, क्या मैं खुलेआम उस पर अटैक कर सकता हूँ? क्लैन के स्ट्रिक्ट कानून है, 16 साल की उम्र में अलग घर बसाने के लिए गू मास्टर को कम से कम मिडिल रैंक 1 होना जरूरी है। अगर वो एक साल में मिडिल रैंक 1 पहुंच गया तो मैं उसे लीगली अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेने से नहीं रोक पाऊंगा, सब कुछ उसका हो जाएगा। आंटी घबरा जाती है, तो अब हम क्या करेंगे? अंकल बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 साल है, अगर हम इन सालों में कुछ नहीं कर पाते तो लीगली उसका हो जाएगा प्रॉपर्टी। जब तक वो मिडिल रैंक 1 नहीं पहुंचता वो एक फूटी कौड़ी भी इनहेरिट नहीं कर पाएगा। आंटी टेंशन में बोलती है, पर फेंग युआन बहुत चालाक है, वो सिडक्शन ट्रैप में भी नहीं फंसा और उल्टा 6 स्टोन लेकर निकल गया। क्या वो सच में 15 साल का बच्चा है? वो तो गाइस हमें ही पता है कि वो 500 साल का दिमाग है उसके पास। अंकल थोड़ी सांस लेता है, काश वो फेंग जेंग जितना बेवकूफ होता। पर सुनो, फेंग जेंग जो अब अपने भाई से नफरत करने लगा, आगे चलकर हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा जो फेंग युआन को खत्म करेगा। मीनवाइल हमें होटल के रूम में फेंग युआन मुस्कुरा रहा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्प्रिंग आटोमन की काडा मेरे साथ रीबर्थ होकर वापस आएगी। इसका मतलब ये कोई वन टाइम यूज गू नहीं है। वो कंपेयर करता है, मूनलाइट गू मीडियम थी, लिकोरवर्म हाई क्वालिटी थी, पर इस रैंक 6 स्प्रिंग आटोमन की काडा के आगे वो दोनों जमीन की मिट्टी जैसे हैं। फिर वो सबसे बड़ी बात बोलता है, और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि स्प्रिंग आटोमन की काडा इस जिंदगी में मेरी वाइटल गू बन चुकी है। फेंग युआन उस इंसेक्ट को देखता है। बात ये है कि 500 साल पीछे वक्त में आने की वजह से ये फिलहाल बहुत वीक हो चुकी है। पहले इसमें जबरदस्त एनर्जी थी, पर अब ये सूखी लकड़ी जैसी दिखती है। लेकिन ये एक तरह से अच्छा ही है। अगर ये अपने पीक स्टेट में होती तो मेरे कमजोर रैंक 1 अपेचर इसका ऑरा झेल नहीं पाता और मेरा अपेचर बस्ट हो जाता और मैं तुरंत मर जाता। फेंग युआन के अपेचर में मूनलाइट गू और लिकोरवर्म दोनों खड़ी होती है। वो बोलता है, भले ही मैं स्प्रिंग आटोमन की काडा को डायरेक्ट अटैक के लिए यूज नहीं कर सकूं, पर मैं इसके गॉडली ऑरा और प्रेशर का यूज करके किसी भी दूसरी गू को सप्रेस कर सकता हूँ। वो स्प्रिंग आटोमन की काडा का ऑरा रिलीज करता है, जिससे लिकोरवर्म डर के मारे कांपने लगती है। फेंग युआन स्माइलिंग लुक के साथ बोलता है, अब मेरे लिए किसी भी गू को रिफाइन करना बच्चे के हाथ से टॉफी छीनने जितना आसान हो जाएगा फाइनली। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे दोस्तों।